हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से प्लानिंग तक कवर कर लिया। अब जो चैप्टर्स हैं थोड़े से बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। लाइक आज हम ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग को अच्छे से रिवीजन करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के लाइंस के साथ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, एट एनी कॉस्ट इसे खत्म करना है आज, क्योंकि देखो मॉर्निंग में ही आपको ये वीडियो मिल चुकी है। तो आज हम लोग आ रहे हैं 5 और 6 डे नंबर 3 पे। तो आज आधा सिलेबस खत्म हो जाएगा, 6 चैप्टर आप खत्म हो जाएंगे। और जब आप एग्जाम गैप में फिर से आप सारी चीजें करोगे नए नए सिरे से, सब कुछ बिगनिंग से करोगे, तो देखना बहुत मजा आएगा। आपके दिमाग में चीज बैठ जाएंगी, क्योंकि यार बहुत बड़ा गैप है 20 डे के अंदर। यानी कि अगर आप अभी से पढ़ाई छोड़ दोगे तो ध्यान रखना कि 15-17 दिन बाद दोबारा उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आप अदर सब्जेक्ट पढ़ोगे सब गायब हो जाएगा, और लास्ट के 7-8 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस 0 to end रिवीजन करना बिगनिंग से कंप्लीट बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी चीजें करने वाले हैं, तो बिल्कुल भी लापरवाही मत करना। आज इसको आराम से खत्म करो, और डे नंबर 3 आज हम एंड कर देंगे ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग के साथ। ठीक है, तो कमेंट्स में अटेंडेंस जरूर लगाना। एक एक बच्चा बताना मुझे कि डे 1-2 अच्छे से कवर किया कि नहीं। हमारा इकोनॉमिक्स भी ऑलमोस्ट एंड स्टेज पे, ये भी हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा, ताकि हम फ्री हो जाए। फिर हम अपना इंग्लिश पे फोकस करेंगे पूरा का पूरा, देन फिर अपना कंप्लीट इको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से। ऑर्गेनाइजिंग, आप सबको पता है देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला है प्लानिंग, जहां पे आपने पूरा रोड मैप डिसाइड कर लिया, कंप्लीट मेंटल एक्सरसाइज करके प्लान बना लिया कि हमें क्या करना है। अब जो जो चीजें आपने डिसाइड करनी है करने के लिए, वो दो चीज से होगी, मैन और मटेरियल। यानी कि प्लान को पूरा करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए और मटेरियल चाहिए। इन सारी चीजों को अरेंज करना ही क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइज करना। जैसे कोई पार्टी देनी है आपको अपने बर्थडे पे, तो उसके लिए आप प्लान कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। अब आपको उसको एक्चुअली में इंप्लीमेंट करना है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग, हर एक चीज को अरेंज करना इन ऑर्डरली फॉर्म एंड मेकिंग मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज करना है कि वेस्टेज सबसे कम हो। जैसे स्कूल प्लान करता है स्पोर्ट्स डे के लिए, एनुअल फंक्शन के लिए, ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर असाइन डिफरेंट ड्यूटी, सबको अलग अलग काम दे दी जाता है, अलग अलग रिसोर्सेज सबको बांट दिया जाता है, कोऑर्डिनेटर को अपॉइंट किया जाता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ताकि सारा का सारा काम सही से हो जाए। और इस पूरे अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजिंग। राइट, तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब समझ आ गया, सिंपल भाषा में अरेंजिंग एवरीथिंग। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, आई नो आपको प्लानिंग प्रोसेस याद है, मैं निमोनिक बता देता हूं क्लास आपको। एस डाइज इफ, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट है, एक बार प्लानिंग का पूरा प्रोसेस का फुल फॉर्म इसका पूरा प्रॉपर लिख के दिखाओ। ये आप ही लोगों की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आप याद रखे हो कि नहीं रखे हो, भूल तो नहीं गए हो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, इसका आइडिया, वैसे आइडिया होता है IDEA, यहां उल्टा हो जाएगा AE, आइडिया, ऐसे याद रखना। आई फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, ध्यान रखना ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की जो शुरुआत होती है ना, वो होती है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले काम को पहचानो कि काम कितना है, फिर उस काम को छोटे छोटे पार्ट में बांट दो, और एक इंसान को सिर्फ एक ही काम दो। मैचिंग टू हिज स्किल्स, मैचिंग टू हिज क्वालिफिकेशन, यानी कि उसकी स्किल्स उसकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए उसको वही काम देना है जिसके लिए वो क्वालिफाइड है, जो काम वो कर सकता है। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वर्क। एक ही काम अगर आप इसको दोगे ना, सारा का सारा काम दोगे तो हैक्टिक हो जाएगा, वो काम पूरा नहीं कर पाएगा। उसको एक ही काम दोगे ना, तो वो उस काम को करते 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 स्पेशलाइज हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी, एक्सपर्ट हो जाएगा, तो वो जल्दी काम को पूरा करेगा, और साथ में रिसोर्सेज का जो वेस्टेज है ना, वो भी बहुत कम होगा। सो सबसे पहला काम क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, पहला प्रोसेस। फिर जो करोगे, डिपार्टमेंट बनाओगे, डिपार्टमेंटलाइजेशन। एक जैसा काम करने वाले लोगों को एक तरफ रख दोगे तो वो एक डिपार्टमेंट हो गया। प्रोडक्शन करने वाले सारे लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स करने वाले सारे लोग सेल्स डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग में, HR वाले HR में, फाइनेंस वाले फाइनेंस में। तो एक जैसा सिमिलर काम करने वाले लोगों को जब हम एक डिपार्टमेंट में डालते हैं तो उसको बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन में डिपार्टमेंट आर ऑफ 2 टाइप, पहला फंक्शनल
दूसरा डिविजनल, ध्यान समझना, जो फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन है अंडर दिस मेथड जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन। अच्छा देखो, जब हम टोटल वर्क को छोटे छोटे पार्ट में बांटते हैं और एक इंसान को एक काम देते हैं, इस काम को क्या बोलते हैं? जॉब। यानी कि ये चीज जो है वो जॉब है, और एक जैसा जॉब करने वाले लोगों को हम एक तरफ रखते हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर, उसको बोलते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन। जैसे प्रोडक्शन वाले सारे लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, सेल्स वाले सारे लोग सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर। लेकिन एक और डिपार्टमेंट भी होता है जिसको बोलते हैं डिविजनल डिपार्टमेंटेशन। अंडर दिस मेथड जॉब रिलेटेड टू वन कॉमन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के लिए एक डिपार्टमेंट। जैसे जैसे क्लास, इफ एन ऑर्गेनाइजिंग इज प्रोड्यूसिंग प्रोडक्शन, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑफ कॉस्मेटिक, देन ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। कॉस्मेटिक का प्रोडक्शन हो रहा हो, कॉस्मेटिक का सेल्स हो रहा हो, वो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट में। फिर जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन का सेल हो रहा हो, परचेज हो रहा हो, फाइनेंस, एचआर जो भी हो रहा है वो सारा का सारा मेडिसिन डिपार्टमेंट में। मेरे कहने का मतलब क्या है? वन प्रोडक्ट वन डिपार्टमेंट। यहां पे हम काम को फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटते हैं, एक जैसा काम करने वाले लोग एक डिपार्टमेंट में चले गए। लेकिन यहां पे हम क्या करते हैं? वन प्रोडक्ट वन डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्ट के लिए एक डिपार्टमेंट है, तो हर प्रोडक्ट के लिए अलग डिपार्टमेंट है। तो ये सुइटेबल उन्हीं के लिए जब वो मल्टी कंपनी एक मल्टी प्रोडक्ट बनाती है, 2 4 5 प्रोडक्ट बनाती है, तो हर प्रोडक्ट का एक अलग डिपार्टमेंट वो बन जाएगा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड डिपार्टमेंटलाइजेशन। तीसरा, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। एक इंसान को आप जो काम देते हो कि भाई ये तुम्हारी ड्यूटी है, दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। यहां प्रैक्टिकली काम दिया जाता है उन लोगों को, एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, ध्यान रखना, जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसके अंदर पूरा का पूरा डिटेल लिखा रहता है जॉब का, कि तुमको क्या क्या काम करना है, जॉब के टुवर्ड्स तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी क्या है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। फिर आता है स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। कौन किसको रिपोर्ट करेगा? हु इज गोइंग टू रिपोर्ट टू हुम। देखो, जब यहां पे आप काम दोगे तो काम के मैचिंग में आपको क्या देना पड़ेगा? आपने पढ़ा भी है, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फेयोल साहब कहते हैं कि अगर आप किसी को पावर दे रहे हो तो उतना बराबर का काम भी दो, ताकि पावर का मिसयूज ना करे, और अगर आप किसी को काम दे रहे हो तो उतने ही बराबर का पावर भी दो, ताकि वो ओवरबर्डन फील ना करे। तो यहां पे जब आप काम दोगे तो यहां पे फिर पावर भी मिलेगा उसके अकॉर्डिंग, और जिसको ज्यादा पावर मिलेगा वो बन जाएगा सुपीरियर, जिसको कम पावर मिलेगा वो बन जाएगा सबऑर्डिनेट, और सबऑर्डिनेट सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा। नीचे वाला बंदा ऊपर वाले बंदे को रिपोर्टिंग करेगा, दीजिए ये काम हो गया, ये काम हो गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यही वो पॉइंट है, केस स्टडी में आता है, यही वो पॉइंट है जहां से डिसाइड किया जाता है कौन सुपीरियर बनेगा और कौन बनेगा सब ऑर्डिनेट। यही चीज है जो डिसाइड करता है कौन बनेगा सुपीरियर और कौन बनेगा सब ऑर्डिनेट। दिस इज कॉल्ड स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ये 4 पॉइंट हो गया: आइडिया, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी एंड स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं, सीयूईटी में प्रोसेस से काफी सवाल पूछे जाते हैं कि आपको लाइन बाय लाइन अरेंज करना है प्रोसेस को, कि पहला क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा। तो निमोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आईडीएई, राइट। नेक्स्ट है, ये तो बता दिया क्लास मैंने आपको। देखो, ये रहा फंक्शनल स्ट्रक्चर, जहां पे क्या है, ये एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर। ये अलग अलग फंक्शंस है, मार्केटिंग, एचआर, आरएनडी, परचेसिंग, सबका अलग अलग डिपार्टमेंट हो गया। दिस इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। और जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि वन प्रोडक्ट वन डिपार्टमेंट, तो देखो यहाँ पे एमडी हो गया, अब इसके अलग अलग देखो डिपार्टमेंट बन गया। ये बन गया कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट, फिर है गारमेंट का डिपार्टमेंट, फिर है फुटवेयर का, फिर है स्किन केयर का डिपार्टमेंट। अब जो फुटवेयर है उसमें फुटवेयर की एचआर भी होगी, मार्केटिंग भी होगी, आरएनडी भी होगी, परचेसिंग भी होगी। यानी कि वहां पे क्या है, सीधा इनका अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन यहां पे अलग अलग प्रोडक्ट है। फिर प्रोडक्ट के अंदर ही अलग अलग डिपार्टमेंट भी बना हुआ है, लेकिन वन प्रोडक्ट वन डिपार्टमेंट। इसके अंदर फुटवेयर का एचआर भी है, मार्केटिंग भी है, आरएनडी भी है, पर सब कुछ फुटवेयर का इसके अंदर आ गया। तो ये हो गया क्लास आपका डिविजनल। तो आप ये कह सकते हो कि डिविजनल के अंदर भी क्या होता है, फंक्शनल होता है। जब आप वन प्रोडक्ट का वन डिपार्टमेंट बना रहे हो तो फुटवेयर का सारी चीजें एक ही डिपार्टमेंट के अंदर चलेगा। यहां पे डायरेक्ट था, लेकिन यहां प्रोडक्ट के अंदर है। भाई परचेज सेल सब होगा ना, प्रोडक्ट के अंदर होगा, लेकिन तो यहां पे डिपार्टमेंट बनाते हैं फंक्शन वाइज, यहां पे डिपार्टमेंट बनाते हैं प्रोडक्ट वाइज, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट, इंपोर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब ऑर्गेनाइजिंग में हमने किया क्या, काम को छोटे छोटे पार्ट में बांटा, एक इंसान को एक ही काम दिया, मैचिंग टू हिज स्किल्स, मैचिंग टू हिज एक्सपर्टाइज, मैचिंग टू हिज क्वालिफिकेशन, उसको उसके अकॉर्डिंग हमने सारा का सारा काम दे दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे,
इसका फायदा क्या होगा जब आप एक इंसान को एक ही काम दोगे, भाई उसकी क्वालिफिकेशन स्किल्स के अकॉर्डिंग आप उसे काम दोगे, तो फायदा क्या होगा? स्पेशलाइजेशन। वो उस काम को करते 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 उसी काम में क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट हो जाएगा। तो वो रिसोर्सेज को वेस्टेज नहीं करेगा और फटाफट काम कर लेगा। लाइक अगर मान लो आप कोई चीज बना रहे हो, किसी को काम दे रहे हो कि भाई तुम्हें सिर्फ ये जो है इसकी कटिंग करनी है, तो वो कटिंग करते करते एक्सपर्ट हो जाएगा। कटिंग करने के बाद सिलाई का काम किसी और का है, वो बार बार सिलाई करेगा उसको। फिर उसके बाद फिनिशिंग का काम किसी और का है। तो आप काम को बांटोगे तो स्पेशलाइजेशन होगा, सबको पता होगा उसका रोल क्या है, हर किसी को पता भी मेरा क्या काम है, रोल क्लियर होगा, किसका क्या रोल प्ले करना है, सब कुछ क्लियर है। रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंस है जो आप हर जगह लिख सकते हो, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, सब में डाल सकते हो। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी इससे रिसोर्सेज का जो वेस्टेज है वो कम होगा। कोऑर्डिनेशन, आप सबको पता है ऑल डिपार्टमेंट्स, प्लानिंग प्रोडक्शन, सेल, परचेज, मार्केटिंग, एचआर, सारे डिपार्टमेंट जो है, इवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब आप डिपार्टमेंट बनाओगे तो सब डिपार्टमेंट भले अलग अलग है लेकिन सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, सब एक ट्री के अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता है, तालमेल भी बढ़ता है। बिना कोऑर्डिनेट किए तो काम कर नहीं सकते ना। परचेज वाला फाइनेंस से कोऑर्डिनेट करेगा, सेल्स वाला परचेज से कोऑर्डिनेट करेगा। अगला है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर सबका रोल क्लियर रहेगा, स्पेशलाइजेशन आएगी वर्कर्स की, रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, तो इससे बिजनेस एक्सपैंड और ग्रो करेगा। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ये जो पॉइंट है एक्सपेंशन, ग्रोथ और कोऑर्डिनेशन, ये भी आप किसी के भी इंपोर्टेंस के अंदर डाल सकते हो। तो इंपोर्टेंस क्लियर हो गया। आपको इस ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर को 1 घंटे में 1 दिन में नहीं करना है, आप पूरे हफ्ते भर का टाइम लो, अच्छे से इसको पढ़ो, समझो, एनसीईआरटी से रीड करो। मैं कीवर्ड्स भी एक एक करके, जहां जो आएगा इसमें कम कीवर्ड्स है, लास्ट में आएगा कीवर्ड मैं बताऊंगा आपको जब डेलीगेशन डिसरिलेशन कराऊंगा। लेकिन तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, लिख लिख के इनको लर्न कर लेना। मान लो पहले दिन आपने 2 से 3 कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, ठीक है, अगले दिन 2 से 3 कॉन्सेप्ट और समझा, लर्न किया, मतलब तो 3-4 दिन में पूरा चैप्टर आप ऐसे तोड़ तोड़ के खत्म कर लोगे। लास्ट में एक बार रिवीजन कर लेना, अपने दोस्त को सुना देना, वो आपको सुना देगा, दोनों बैठ के लिख के प्रैक्टिस कर लेना, मजा भी आएगा और काम भी हो जाएगा, अच्छे से लर्न हो जाएगा, और आपको सीयूईटी में भी काम देगा, नॉट ओनली 12th, राइट। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये होता क्या है? व्हेन द मैनेजर आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। ढांचा बन जाएगा कि काम कैसे होगा, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा, काम कैसे होगा। विच डिफाइन द जॉब पोजीशन, ये बताएगा कि जॉब पोजीशन क्या है, किसकी क्या अथॉरिटी है, क्या पोजीशन है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब बता देगा। यानी कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो बता देता है किसकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि ये कीवर्ड है ये जो कीवर्ड है किसका है? ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर का है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? एक फ्रेमवर्क है विद इन विच मैनेजरल एंड ऑपरेटिव टास्क आर परफॉर्म। फ्रेमवर्क पता क्या होता है? जो वर्ड है फ्रेमवर्क, यानी कि मतलब क्या है? काम किसी भी तरीके से नहीं होगा, प्रॉपर बनाया गया है काम, काम उसी तरीके से ही होगा। आप एक ठेली पे जाते हो बर्गर खाने के लिए, तो आपको कैसे भी तल के दे देगा बर्गर वो, लेकिन जब आप इस सबवे में, मैकडी में जाते हो, केएफसी में जाते हो, या फिर आप कहीं भी अदर जाते हो, बर्गर किंग या बर्गर क्लब, जहां भी जाते हो, तो वहां पे जाने के बाद क्या होता है? उनका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है, वो उसी तरीके से ही काम करेंगे, वो किसी भी और अदर तरीके से काम नहीं करेंगे, वो काम को बिल्कुल उसी पैटर्न में उसी तरीके से करेंगे, उनका काम बना हुआ है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या? एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर मैनेजरल एंड ऑपरेटिव टास्क को परफॉर्म किया जाता है। ऑपरेशनल मतलब काम जो करते हैं, और मैनेजरल जो मतलब काम करवाते हैं। सबका काम जो है यहाँ पे डिफाइन हो जाता है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, सब कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन हो जाता है। एक वर्ड है जिसका मतलब आपको पता होना चाहिए, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यहां से भी क्लास क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क में ट्रिकी क्वेश्चन। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इट मींस द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कैन बी वर्क अंडर वन सुपीरियर। एक सुपीरियर जो है अपने अंडर में कितने लोगों से काम करवाएगा, दैट इज कॉल्ड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट 2 तरीके का होता है, नैरो और वाइडर। भाई एक इंसान अपने अंडर कितने लोगों से काम कराएगा, इसकी भी तो एक लिमिट होगी ना, तो कितनी लिमिट है? तो नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है? अ नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट स्टाइल वेयर सुपरवाइजर मैनेज ओनली स्मॉल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। आप अपने अंडर कुछ ही लोगों को मैनेज कर रहे हो, तो उससे होगा क्या? आप 2 को मैनेज कर रहे हो, ये 2 को कर रहे, ये 2 कर रहे, ये 2 कर रहे, ये 2 कर रहे, तो इससे क्या हो जाएगा? ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ना, ये टॉल बन जाएगा, लंबा। दिस रिजल्ट
टॉल स्ट्रक्चर, ध्यान रखना नैरो, एंटी नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा स्ट्रक्चर बनता है? टॉल स्ट्रक्चर बनता है। सेकंड इज वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, एक मैनेजर के अंडर में 2 है तो इसके नीचे देखो 3 है, मे बी इसके नीचे भी 3 हो सकता है, इसके नीचे भी 3। तो अब इस सिचुएशन में ना जो हॉरिजॉन्टल है, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं या वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, यहाँ पे फ्लैट स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे एक सुपीरियर अपने अंडर ना ज्यादा लोगों को मैनेज कर सकता है। यहाँ पे कुछ लोगों को मैनेज किया जाता है, यहाँ पे ज्यादा लोगों को एक सुपीरियर के अंडर में मैनेज किया जाता है। काम ऐसा है कि एक सुपीरियर ज्यादा लोगों को मैनेज कर लेगा, उसको बोलते हैं क्लास फ्लैट स्ट्रक्चर। और यहाँ देखना, यहाँ जो डिपार्टमेंट साइज होता है ना वो बड़ा बड़ा होता है। तो जो वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में जो डिपार्टमेंट का साइज है वो थोड़ा लार्जर होता है, जबकि टॉल स्ट्रक्चर नैरो स्पैन में डिपार्टमेंट का साइज थोड़ा सा छोटा होता है। ध्यान रखना, नैरो में बनता है टॉल, एक इंसान अपने अंडर कम लोगों को रखता है। वाइड फ्लैटर, एक इंसान अपने अंडर ज्यादा लोगों को मैनेज करता है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। द फर्स्ट वन इज फंक्शनल एंड सेकंड वन इज डिविजनल। तो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है वहां पे काम को फंक्शन के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शंस आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब यहां पे क्या क्या कीवर्ड्स, ये सारे के सारे कीवर्ड्स है। आपको एक केस स्टडी दे देगा, बोलेगा पहचानो ये कौन से टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, साथ में उसके 4 डीमेरिट और 4 मेरिट लिखो, या 2 डीमेरिट 2 मेरिट लिखो, या फिर सीधे पहचानो, आइडेंटिफाई करो एंड एक्सप्लेन करो दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो अगर आपने गलत पहचाना तो लिखो भी गलत, सारा गलत हो जाएगा। तो अच्छे समझना, जहां पे वर्क हो रहा है एज पर फंक्शन, जो आप केस स्टडी पढ़ोगे, मैं आपको केस स्टडी की सीरीज भी लेके आऊंगा, जहां पे काम फंक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है, एज पर द फंक्शन, तो समझ जाना वो फंक्शनल स्ट्रक्चर है। स्पेशलाइजेशन इन एवरी फंक्शन, यहां पे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन होता है। यहां पे ना आप एक ही काम को करते 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 एक्सपर्ट बन जाते हो, यानी कि ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन या फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। आप परचेज का काम कर रहे हो ना, परचेज डिपार्टमेंट हो, तो परचेज 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 करते करते परचेज में अपने काम में एक्सपर्ट हो जाओगे। सिमिलर नेचर का काम यहां पे किया जाता है। ये यूनी प्रोडक्ट के लिए, यानी कि वन प्रोडक्ट के लिए, सिंगल प्रोडक्ट के लिए, वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए ये क्लास बेनिफिशियल माना जाता है। ये सस्ता पड़ता है और यहां पे अकाउंटेबल बनाना ना बड़ा मुश्किल है। जैसे सेल्स जो है वो नहीं हुई तो सेल वाला क्या करेगा, सेल वाला डाल देगा परचेज वाले पे, परचेज वाले ने अच्छे से सामान नहीं बनाया या नहीं खरीदा, प्रोडक्शन वाले ने अच्छे से प्रोडक्शन नहीं किया, या फाइनेंस वाले ने फाइनेंस अच्छे से नहीं दिया। तो भैया सेल अगर नहीं हुई किसी प्रोडक्ट की तो लोग दूसरे डिपार्टमेंट्स के ऊपर ब्लेम कर लेंगे, तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि सेल क्यों नहीं हुई है। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बहुत, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर का जो सबसे बड़ा डिमेरिट है ये कि यहाँ पे किसी को अकाउंटेबल आप नहीं ठहरा सकते, कि जवाबदेही किसी की नहीं है, सब दूसरे पे ब्लेम करेंगे। यहाँ पे ट्रेनिंग भी लिमिटेड टाइप की दी जाती है और इनफ्लेक्सिबल है, यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं है। भैया प्रोडक्शन वाले को सिर्फ प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दी जाएगी, सेल्स वाले को सेल्स की दी जाएगी, तो कल को सेल्स वाले से प्रोडक्शन का काम नहीं करा सकते, प्रोडक्शन वाले से आप सेल्स का काम नहीं करा सकते। मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट डुप्लीकेशन नहीं होता, क्योंकि सबको पता है प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन नहीं करेगा, सेल्स नहीं करेगा, तो सबको पता है, तो एफर्ट्स जो है वो डुप्लीकेशन नहीं, सबको अपना रोल क्लियर रहता है। इट इंश्योर दैट डिफरेंट फंक्शन गेट ड्यू अटेंशन, मतलब ये लाइन एनसीईआरटी से उठा के दिया है, यानी कि ये लाइन ध्यान रखना कि डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन, हर एक फंक्शन को प्रॉपर टाइम दिया जाता है, प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर सावधानी हर एक फंक्शन को दिया जाता है, बिकॉज हर फंक्शन का अलग डिपार्टमेंट है, तो अलग वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू है यहाँ पे। अब इसका फायदा क्या क्या है, एडवांटेज क्या है फंक्शनल का, अभी तक आप समझ गए एडवांटेज क्या क्या है। सबसे पहला स्पेशलाइजेशन, एक ही काम करते करते आप एक्सपर्ट हो जाते हो। इजी सुपरविजन, अगर सारे लोग एक जैसा काम कर रहे हैं ना तो सब पे नजर रखना बड़ा आसान है। कुछ ऐसे टीचर मिलेंगे आपको जो 11th के बच्चे भी क्लास में बिठा कर रखे हैं, 12th के बच्चे बिठा कर रखे हैं, प्लीज वहां से ट्यूशन मत पढ़ना, क्योंकि वो अच्छे से आपको नहीं करा पाएंगे। 11th में बच्चा पढ़ रहा है, कोई दूसरा चैप्टर पढ़ रहा है, 12th पढ़ रहा है, कोई दूसरा चैप्टर पढ़ रहा है, तो वो है कि आप उस पर ध्यान रखना, सुपरविजन करना बड़ा मुश्किल है। सारे ही बच्चे 12th के पढ़ रहे हैं तो उन पर ध्यान रखना बड़ा आसान होता है, सुपरविजन करना, आपकी गलती को पकड़ना, आपको रेक्टिफाई करना बहुत ईजी हो जाता है। सो
इजी सुपरविजन, ध्यान रखना बड़ा आसान हो जाता है। इजी कोऑर्डिनेशन, सब लोग एक ही डिपार्टमेंट के हैं, एक ही जैसा काम कर रहे हैं, सबसे तालमेल भी अच्छे से बैठ जाता है, कोऑर्डिनेशन अच्छे से बैठ। अभी क्रिकेटर है तो क्रिकेट को अच्छे से समझ सकता है ना, वॉलीबॉल वाला तो समझेगा नहीं क्रिकेट को अच्छे से। एक जैसा काम करने वाले लोग होंगे तो एक दूसरे की बात को समझेंगे, और मैनेजर की एफिशिएंसी बढ़ती है। जो मैनेजर है ना उसके लिए भी आसान हो जाता है कि भाई लो कॉस्ट में काम कराना, क्योंकि सब लोग एक जैसे ही हैं। और ट्रेनिंग में भी आसानी है, आपको एक ही काम की ट्रेनिंग देनी है, आपको बार बार ट्रेनिंग भी अलग अलग काम की नहीं देनी। जो प्रोडक्शन के लिए आया है उसको प्रोडक्शन की ट्रेनिंग देंगे, सेल्स टेक्निक उसको नहीं बताएंगे। पर घाटा भी है इसका, डिपार्टमेंट बिकम स्पेशलाइज इन देयर ओन वे। हर डिपार्टमेंट सोचता है कि भाई मेरा काम हो जाए, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्टस को नहीं देखता, वो अपने बारे में सोचेगा, अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचेगा, कंपनी के गोल के बारे में नहीं सोचेगा, जिसकी वजह से कई बार गोल अचीव नहीं हो पाता। जब डिपार्टमेंट बहुत बड़ा होता है तो कोऑर्डिनेशन भी घट जाता है, जिसकी वजह से एक्शन में डिले होता है। डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, सबसे राय लेनी है, सबसे सहमति लेनी है, तो कई बार कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं हो पाता। डिपार्टमेंट का जो हेड है ना वो अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोचता है, जिसकी वजह से अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है। परचेज, सेल, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, R&D, इन सब के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट का हेड सिर्फ अपने बारे में सोचता है। अगला लड़ाई झगड़ा भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हुआ तो बहुत डिफिकल्ट है कि आप किसी को ब्लेम करो। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही, किसकी जवाबदेही होगी? अगर माल नहीं बिका, प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया, तो किसकी जवाबदेही होगी? तो यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट इंटर रिलेटेड है, जिसकी वजह से आंसर देना बड़ा मुश्किल है। इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज गेट ट्रेनिंग ऑफ वन फंक्शन ओनली। यहाँ पे एम्प्लॉय एक ही फंक्शन की ट्रेनिंग लेता है, सो ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म एनी अदर फंक्शन। ये भी एक डिमेरिट है, इनफ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं इसको, कि वो एक ही काम कर रहा है, एक ही काम की ट्रेनिंग मिली है, तो कल को कोई और काम इससे नहीं करा सकते। सो फंक्शनल डिवीजन में से तो आप आज ही लिख के ले लो, तुम्हारे मिड टर्म, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड या जो भी तुम बोलते हो तुम्हारे पेपर होते हैं, फाइनल पेपर में आएगा ही आएगा। तुम पुराना पेपर उठा लो, सैंपल उठा लो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा चांस है कि उसमें होगा, राइट। नेक्स्ट है दूसरा स्ट्रक्चर, डिवीजन स्ट्रक्चर। जब हम प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट बनाते हैं तो ये उनके लिए सूटेबल है जो मल्टी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। अंडर दिस स्ट्रक्चर जॉब रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो डिवीजन ऑफ वर्क है एज पर द प्रोडक्ट है, पहले एज पर द फंक्शन था, एज पर द प्रोडक्ट है। ग्रुपिंग ऑफ जॉब रिलेटेड टू कॉमन प्रोडक्ट, राइट। और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन क्या है प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है। वहां पे था ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, ध्यान रखना केस स्टडी में, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, यहाँ पे प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। मल्टी प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, कंपनी मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट ऐड कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, कंपनी एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन प्लान कर रही है। जो कंपनी मल्टी प्रोडक्ट बना रही है, डाइवर्सिफाई कर रही है, उनके लिए है। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आसान है, वहाँ पे नहीं था। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आसान है, फ्लेक्सिबल है। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट के अंदर परचेज भी हो रहा है, मान लो मेडिसिन डिपार्टमेंट है, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, उसका परचेज सेल सब कुछ हो रहा है, तो एक ही इंसान कई फंक्शन परफॉर्म कर सकता है इसके अंदर, इसीलिए फ्लेक्सिबल है। हाँ, बट वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही करेगा। और नए नए प्रोडक्ट ऐड करना बहुत आसान हो जाता है इसके अंदर। आप 2 प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, फिर तीसरा ऐड कर दो, चौथा ऐड कर दो, एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में कोई छेड़खानी नहीं होगी, क्योंकि हर प्रोडक्ट का एक अलग डिपार्टमेंट है, तो एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में कोई छेड़खानी नहीं है। वहां पे ये मुश्किल था फंक्शनल के अंदर, क्योंकि एक नया प्रोडक्ट लेके आओगे, उस प्रोडक्ट का सेल वाला डिपार्टमेंट अफेक्ट हो गया, उस प्रोडक्ट का परचेज वाला डिपार्टमेंट अफेक्ट हो गया, तो उस प्रोडक्ट के जितने भी फंक्शन है सारे डिपार्टमेंट अफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, वन प्रोडक्ट वन डिपार्टमेंट, तो नया प्रोडक्ट आएगा तो नया डिपार्टमेंट बन जाएगा। एडवांटेज ऑफ डिवीजन स्ट्रक्चर, डिवीजन स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, राइट। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, हर प्रोडक्ट का एक अलग डिपार्टमेंट है, तो आपको अपने प्रोडक्ट की ना बहुत अच्छी नॉलेज हो जाती है। फास्ट डिसीजन मेकिंग, आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी से नहीं पूछना, आप ही सेल कर रहे हो, आप ही परचेस कर रहे हो, आप ही मार्केटिंग, आप ही एचआर, सब आपका डिपार्टमेंट कर रहा है, तो दूसरे डिपार्टमेंट से कम जुड़े हुए हो आपको नहीं पूछना है। आप किसी को भी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल कर, तुम्हारा प्रोडक्ट का सेल नहीं हुआ तो तुम्हारा डिपार्टमेंट जिम्मेदार है ना। लेकिन उसमें क्या था, फंक्शन के अकॉर्डिंग था, तो लोग ब्लेम कर रहे थे। यहां पे ऐसा नहीं कर सकते, भाई तुम्हारा प्रोडक्ट अगर सेल नहीं हुआ तुम जिम्मेदार हो। एक इंसान मल्टी फंक्शन कर सकता है एक डिपार्टमेंट के अंदर, तो फ्लेक्सिबिलिटी है और इजी है एक्सपेंशन ग्रोथ करना। कोई भी नया प्रोडक्ट आप आसानी से ऐड कर सकते हो नया डिपार्टमेंट बना के। घाटा क्या है, हर डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्ट पे फोकस करता है, जिसकी वजह से कई बार वो कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है होल ऑर्गेनाइजेशन का वो भूल जाता है। लड़ाई झगड़ा होता है जब कंपनी रिसोर्सेज बांटती है अलग अलग डिपार्टमेंट को, तो लड़ाई झगड़ा होता है। कॉस्मेटिक वाला बोलेगा मेडिसिन को ज़्यादा दे दिया, मेडिसिन वाला बोलेगा कि दूसरे प्रोडक्ट को ज़्यादा दे दिया, तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। और डिवीजन स्ट्रक्चर में पैसा बहुत लगता है, ह्यूज कैपिटल, क्योंकि भाई ये बड़ी कंपनी जो मल्टी प्रोडक्ट बनाती है,
उनके लिए है ये, जिसकी वजह से इसमें पैसा खर्चा बहुत लगता है, सस्ता है, इकोनॉमिकल है, फंक्शनल डिवीजन जो है वो एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत सिंपल सा आसान सा टॉपिक है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, जब आप फॉर्मली कोई भी काम कर रहे हो, अथॉरिटी की बात कर रहे हो, वर्कलोड की बात कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हो, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हो, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बात कर रहे हो, तो वो जो भी काम हो रहा है वो सारा का सारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो करोगे ना आप, तो अपने आप ही एक स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जब क्रिएट होगा तो अपने आप ही एक और स्ट्रक्चर भी क्रिएट हो जाएगा, दोस्ती यारी बन जाएगी, हंसी मजाक करोगे, गपशप करोगे, स्ट्रेस रिलीज करोगे, है ना, गॉसिप करोगे, वो सारा का सारा क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वो काम जहां हो रहा है दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान समझना, व्हेन मैनेजर्स आर कैरिंग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, then as a result of organizing process, an organization structure is created to achieve systematic working and efficient utilization of resources. This type of structure is known as formal organizational structure. is sorry, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ए सॉरी, यहाँ पे ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिशियल मैटर पे काम होता है, ज्यादा ध्यान काम पे दिया जाता है। यहाँ पे स्केलर चेन फॉलो होता है। देखो, जहां भी फॉर्मल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है वहां इंफॉर्मेशन लाइन बाय लाइन ऊपर जाएगा, लाइन बाय लाइन नीचे आएगा, इसी को बोलते हैं स्केलर चेन। मेन पर्पस होता है गोल को अचीव करना, और इट इंक्लूड्स, इसके अंदर फंक्शनल और डिवीजन स्ट्रक्चर दोनों इंक्लूड होता है। ये जानबूझकर बनाया जाता है मैनेजर द्वारा, इट क्रिएट्स इंटेंशनली बाय द मैनेजर। ये मैनेजर इंटेंशनली बनाता है, मतलब ये मैनेजर जो है वो अपने आप ही जानबूझकर बनाता है। भाई काम तो करना ही है, तो ये तो बनाएगा ही बनाएगा मैनेजर, लेकिन ये अपने आप बन जाता है। आप स्कूल में जाते हो पढ़ने लिखने, लेकिन दोस्ती भी तो बन जाती है, फिर इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। 12th पास आउट हो जाओगे, सारे दोस्त अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग कॉलेजेस में चले जाएंगे, तो भैया सब अलग हो जाओगे, तो एक अटैचमेंट रहता है स्कूल के साथ जहां आपने 12 साल 15 साल गुजारे। अगला है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। In informal organization structure, individual are assigned various job position. While working at those job position, the individual interact with each other and develop some social or friendly group in the organization. The network of social, ये ध्यान रखना यहाँ से, the network of social and friendly group form another structure. This is called informal organizational structure. यहाँ पे अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। ये सोशल रिलेशनशिप का एक नेटवर्क है। साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सोशल नीड का ध्यान रखता है। अब 8 घंटे आप कंपनी में काम करोगे, बिना सोशल रिलेशनशिप के तो नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कोई स्केलर चेन फॉलो नहीं, तो गपशप होती है, हंसी मजाक, कोई भी किसी से बात कर रहा है, कोई वो नहीं कि वो इसको बताएगा वो इसको बताएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्ती में। ऑल रिक्रिएट, ध्यान रखना, इंक्लूड्स ऑल रिक्रिएशनल एक्टिविटी। जितने भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज है कंपनी के अंदर, गपशप लड़ाई जा रही है, खाना पीना हो रहा है, टाइम पास का जो भी काम हो रहा है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो जा रही है, वो सब किसके अंदर आता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और सच कहूं तो ये फॉर्मल के साथ साथ ये भी जरूरी है, इसके बिना भी काम नहीं हो पाएगा, दोनों जरूरी है। सिर्फ पढ़ाई 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 करोगे ना तो पागल हो जाओगे भाई, यहाँ पे थोड़ा सा आपको इनफॉर्मल रहना भी पड़ेगा। तो टीचर जो सिर्फ पढ़ाता पढ़ाता है, स्ट्रेस देता है, शायद उससे आप ना समझ पाओ, लेकिन जब टीचर आपको पढ़ाता है, हंसी मजाक भी करता है, एक दायरे के अंदर आप भी उस टीचर से अच्छी चीजें पूछ सकते हो, आप भी उससे डाउट पूछ सकते हो। समझ में नहीं आ रहा तो झूठ नहीं बोलोगे कि हाँ सर आगे, आप सच सच बताओगे सर ये समझ नहीं आ रहा, तो वो आपको और फ्रेंडली वे में समझाएगा, किसी और तरीके से समझाएगा, तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा, स्ट्रेस नहीं होगा और स्कूल आपको बोरिंग नहीं लगेगा। सिमिलरली कंपनी के अंदर भी होता है। अच्छा, फॉर्मल का एडवांटेज क्या है? सबसे पहला, सिस्टमेटिक वर्किंग। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फोकस दिया जाता है काम के ऊपर, तो काम सिस्टमेटिक तरीके से, कोई हंसी मजाक नहीं, आपका जो भी काम है आप सिस्टमेटिक तरीके से उस काम को करोगे। फॉलो स्केलर चेन, स्केलर चेन फॉलो होता है। स्केलर चेन का मतलब आप जानते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगी नीचे से ऊपर तो लाइन बाय लाइन जाएगी। आप अपने बॉस को रिपोर्ट करोगे, वो अपने बॉस को रिपोर्ट करोगे, आप डायरेक्टली अपने बॉस को रिपोर्ट नहीं करोगे, तो लाइन बाय लाइन क्लास इंफॉर्मेशन ऊपर जाएगी, ऊपर से भी नीचे लाइन बाय लाइन इंफॉर्मेशन आएगी। स्केलर चेन फॉलो होता है। गोल पे फोकस किया जाता है, मोर एम्फोसिस ऑन वर्क, ज्यादा ध्यान काम पे दिया जाता है, जिसकी वजह से गोल अचीव होता है और तालमेल बना रहता है। क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको सबसे कोऑर्डिनेट तो करना ही पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, भले ही आपकी पर्सनल दुश्मनी हो, लेकिन अगर आपका पड़ोसी कंपनी के अंदर है और वो आपका सीनियर है तो भैया आपको बात करना पड़ेगा, भले ही पड़ोस में लड़ाई हो रखी है, लेकिन कंपनी के अंदर आप लड़ाई लेके जा नहीं सकते, कोऑर्डिनेशन तो करना पड़ेगा, तालमेल तो करना ही पड़ेगा और ज्यादा ध्यान काम पे दिया जाता है। घाटा क्या है?
ये घाटा है कि ज्यादा ध्यान काम पे दिया जाता है। फायदा भी है कि काम पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, फायदा भी है, लेकिन घाटा भी है कि काम पे ध्यान दिया जाता है, सोशल रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दिया जाता। बस काम 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 करते रहो तो वर्कर पागल हो जाएगा। नो करेक्ट फीडबैक, सबसे बड़ा घाटा यही है, फीडबैक बिल्कुल भी करेक्ट नहीं मिलता है। बेसिकली इसके अंदर होता क्या है कि भैया काम 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 करो, डर रहता है अथॉरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी रहती है, तो हम जो है ना फीडबैक सही से नहीं देते। जो टीचर ज़्यादा मारता धमकाता है ना, बच्चे उसको झूठ बोलते हैं, हाँ सर आ गया हमें समझ, ठीक है आगे चलो दूसरे चैप्टर पढ़ाओ, तो वहाँ पे फीडबैक करेक्ट नहीं मिलता है। दोस्ती में ही फीडबैक करेक्ट मिलता है। इग्नोर सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की कुछ सोशल नीड भी होती है, सिर्फ काम पे ध्यान नहीं देना होता, खुद की भी कुछ सोशल नीड है, गेट टुगेदर करना, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है, वो सब ये लोग ध्यान नहीं देते, इस ऑर्गेनाइजेशन में ध्यान नहीं दिया जाता। एम्फोसिस ऑन वर्क ओनली और डिले इन एक्शन, काम में देरी भी हो सकती है बिकॉज इन्फॉर्मेशन लाइन बाय लाइन ऊपर जाएगी, लाइन बाय लाइन ऊपर से नीचे आएगी, तो काम में देरी भी देखने को मिल सकता है। एडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सॉरी ये तो एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया फॉर्मल का। अब इनफॉर्मल का क्या है, फास्ट कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल में हंसी मजाक, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होता है, ए बी को बता रहा बी सी को बता रहा है, कम्युनिकेशन जो है ना बहुत फास्ट है। सोशल नीड पूरी हो रही है वर्कर की, फीडबैक यहाँ पे करेक्ट मिलता है, तालमेल बनता है और यूनिटी और टुगेदरनेस बढ़ता है। इनफॉर्मल में ना एक दोस्ती बन जाती है, ग्रुप बन जाता है अपना, जो मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं एक दूसरे के लिए। तो ये यूनिटी और टुगेदरनेस, जैसे आप स्कूल जाते हो तो आपका ग्रुप बन गया ना स्कूल में, दो चार नए दोस्त बन गए, आपका दोस्त बन गए, तो भाई आपका ग्रुप है, भाई कोई कुछ पंगा होता है तो आप सब खड़े रहते हो एक साथ। अगला है एक दूसरे की हेल्प भी करते हो। घाटा एक है इनफॉर्मल में, अफवाहें फैलती, झूठी खबर, अफवाहें, कुछ भी कोई किसी को बता रहा है, कोई सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं है इसके अंदर। और कई बार अगर ज़्यादा इनफॉर्मल हो गए तो भैया नेगेटिव रिजल्ट। कई बार कुछ टीचर आपसे इनफॉर्मल होते हैं और वो इतने इनफॉर्मल हो जाते हैं तो फिर आप उनसे कुछ भी बात करते हो, अगड़म झगड़म, फिर पढ़ाई नहीं करते ना, डर रहता है उनका, जिससे नेगेटिव रिजल्ट आ सकता है। कंपनी में भी अगर आपने मैनेजर का डर नहीं रखा अपने अंदर, ज़्यादा इनफॉर्मल हो गया वो, तो भैया नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकता है। अब मैं जो दो टॉपिक बता रहा हूं, नेक्स्ट 10 मिनट्स प्लीज अच्छे से ध्यान से ठंडे दिमाग से समझना। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में मतलब आना ही आना है। दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ध्यान से समझना। आप ओनर हो या फिर आप जो भी हो, एमडी हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, ओनर हो, सीईओ, सीएफओ, जो भी है, आपको एक टास्क मिला है, किसी कंपनी से आपने काम उठाया है, तो आप अकेले तो सारा काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि यार आप अकेले कैसे काम करोगे, बहुत सारा काम मिला है आपको, तो आप अपना काम किसी दूसरे पर्सन को दे देते हो। ठीक है, आप अपना काम किसी दूसरे पर्सन को दे देते हो। मान लो एक्स को दे दिया आपने, तो सारा काम आप खुद नहीं कर सकते, तो आपने काम इसको दे दिया, अपना वर्कलोड आपने कम कर। ध्यान से मेरी बात सारी सुनते चले जाना, यहाँ पे आपने यहाँ पे अपना वर्कलोड कम कर दिया। पर जब आप इसे काम दोगे तो वर्कलोड इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसका वर्कलोड कम करने के लिए आप इसे कुछ पावर भी दोगे। ऊपर से नीचे लेवल पे पावर देना, इसी को कहा जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यानी कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मींस डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड पावर डाउनवर्ड टू द सबऑर्डिनेट। जब पावर ऊपर से नीचे आती है, इसी चीज को क्या कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जब एक इंसान सारा काम खुद नहीं कर सकता तो वो काम को नीचे लेवल पे बांट देता है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन मतलब ऊपर से नीचे, अथॉरिटी मतलब पावर। लेकिन ध्यान से समझना, यहाँ पे टू पर्संस या टू लेवल ही इंगेज है। ये टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है, दोनों के बीच में ही काम हो रहा है। दो लोग या दो लेवल ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। डेलीगेशन इज अबाउट इंटरेस्टिंग समवन एल्स टू डू पार्ट ऑफ योर जॉब। अपना काम किसी और को दे रहे हो, दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। जैसे मैं आप फाइल नहीं बना पाते तो अपना फाइल बनाने का काम किसी और को दे देते, भाई तू मेरी फाइल बना दे, 100 रुपये ले ले, तो उसको क्या बोलते हैं क्लास, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। काम को नीचे दे दिया। एक मैनेजर can't do all the work himself, hence deliberately यानी जानबूझकर पासेस कर रहा है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों सबऑर्डिनेट्स मैनेजर को, ऑल्सो शेयर सम ऑफ हिज अथॉरिटी विद सबऑर्डिनेट, सो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी कैरिड आउट प्रॉपरली। पावर जो नीचे दे रहा है वो पावर इसलिए दे रहा है ताकि जो आपको जिम्मेदारी दी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है, आप उसको सही से निभा सको। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इसके अंदर ध्यान रखना 4 चीजें आती हैं। पहला, डेलीगेशन बहुत रूटीन वर्क है, बार बार होने वाला, रेगुलर होने वाला काम है डेलीगेशन। पावर ऑब्वियसली एक इंसान सारा काम नहीं कर सकता, तो नीचे लेवल पे काम को बांटता है। शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन सुपीरियर एंड इमीडिएट सबऑर्डिनेट। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट, देखो ध्यान रखना, डेलीगेशन में जो सुपीरियर है ना, ये अपने जस्ट नीचे
जस्ट मेरे नीचे जो है, जैसे मैं मान लो ये हो गया मान लो इंस्पेक्टर, तो नीचे क्या हो गया सब इंस्पेक्टर, वो उसको नीचे ही काम देगा, कांस्टेबल को नहीं देगा, वो जस्ट इसके नीचे वाले को काम देगा। तो जो सुपीरियर और जो इमीडिएट सबऑर्डिनेट है उनके बीच में काम का बंटवारा होता है। यहाँ पे दो लेवल ही इंगेज रहते हैं, यहाँ पे लोअर लेवल या मतलब दो ही लेवल है, टॉप मिडिल चाहे मिडिल लोअर। मेन पर्पस क्या है, बर्डन कम करना, वर्कलोड कम करना, और रूटीन एक्टिविटी रोजमर्रा में होने वाली एक्टिविटी है, कोई ऐसा स्पेशल एक्टिविटी नहीं है। ध्यान से सुनना बेटा, मैं क्यों डेलीगेशन पे इतना जोर दे रहा हूं, क्योंकि आपको एक केस स्टडी दे देगा, बोलेगा पहचानो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना कौन सा कॉन्सेप्ट है पहचानो, और उसके 4 इंपोर्टेंस को लिखो। तो भैया अगर आपने कॉन्सेप्ट को पहचाना नहीं, क्योंकि इससे मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट जो मैं आगे पढ़ाऊंगा दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, तो अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझा तो उसके इंपोर्टेंस भी आप गलत करके आओगे। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी उसका इंपोर्टेंस भी जो है आप अच्छे से कर पाओगे, राइट। एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, डेलीगेशन के 3 एलिमेंट है। सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, फिर है पावर यानी कि अथॉरिटी, फिर है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, आंसरेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ टास्क, अगर टास्क पूरा नहीं हुआ तो कौन आंसर देगा, कौन जवाब देगा, ठीक है। अथॉरिटी हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी के बराबर आता है, अकाउंटेबिलिटी कैन नेवर बी डेलीगेटेड, ध्यान समझना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऊपर से नीचे डाला जा सकता है लेकिन सारा नहीं, लेकिन डाला जा सकता है। अथॉरिटी को भी ऊपर से नीचे डाला जा सकता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी कभी भी डेलीगेट नहीं की जा सकती, अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट। मेरी बात ध्यान समझना, यहां से सवाल पूछा जाता है, ए को काम मिला बॉस से, ए ने उस काम को बी को दे दिया, ठीक है, बी ने काम नहीं मिला, बी ने काम नहीं किया, तो क्या ए बॉस से कह सकता है बॉस आपने मुझे काम दिया लेकिन मैं क्या करूं जब बी ने ही मुझे काम पूरा करके नहीं दिया? क्या आप ऐसा कह सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कह सकते। इस बात से कोई लेना देना नहीं है आपने काम किसको दिया, ए ने अपना काम बी को दे दिया लेकिन स्टिल ए इज अकाउंटेबल, ए अकाउंटेबल है फॉर बॉस, बॉस को जवाब जो है वो ए ही देगा। अगर पुलिस व्यवस्था खराब होती तो सीएम साहब कमिश्नर साहब को पूछेंगे, जो चीफ मिनिस्टर है वो कमिश्नर से पूछेगा भाई क्या हो रहा है। कमिश्नर ये नहीं कह सकता जी कांस्टेबल ने गलती कर दी मेरी गलती नहीं है, कभी नहीं कह सकता, ऐसा कहते उसकी नौकरी तुरंत चली जाएगी। समझ रहे मेरी बात? तो भैया अकाउंटेबिलिटी आपकी है, आप ए रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे सकता है बी को, ए अथॉरिटी को बी को दे सकता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही अभी भी एक ही होगी, आंसर ए ही देगा जी काम क्यों नहीं हुआ। समझ रहे हो बात को? रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब इस रिलेशनशिप को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, फिर हम चलेंगे रिलेशनशिप के अंदर। अब डेलीगेशन तो समझा दिया मैंने, डेलीगेशन समझा दिया, एक इंसान ने काम जो है वो नीचे इंसान को दे दिया, 2 लोग होते हैं, वर्कलोड कम करना होता है, सारा काम इंसान खुद नहीं कर सकता। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? टॉप लेवल, ध्यान रखना, टॉप लेवल मैनेजर ने सबको बुलाया, सबको बुलाया, मिडल वालों को भी बुलाया सबको, और लोअर वालों को भी बुलाया सबको, ठीक है, मिडिल लोअर सबको बुलाया, और सब में बराबर बराबर पावर को बांट दिया, सब में कुछ कुछ पावर जो है बांट दिया। दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। टॉप लेवल मैनेजर सबको इक्वली पावर को बांट देता है, दिस इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज इवन एंड सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल। वहां पे 2 लेवल था, यहां एवरी लेवल है, हियर एवरी एम्प्लॉय वर्किंग डिफरेंट लेवल गेट सम शेयर अथॉरिटी, हर किसी को कुछ ना कुछ अथॉरिटी का शेयर मिलता है, इसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। वो रूटीन वर्क था और वहां पे कोई भी अथॉरिटी अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट को दे सकता है, लेकिन ये हमेशा टॉप लेवल मैनेजर करेगा, और यहां पे अथॉरिटी सबको बराबर बराबर बांट दी जाएगी, और ये रूटीन जॉब नहीं है, ये इंसिडेंट कभी कभी होता है ये। और उसका पर्पस था डेलीगेशन का वर्कलोड को कम करना, इसका पर्पस है सबका पार्टिसिपेशन, सारे के सारे एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन यहां जरूरी है। तो यहां पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल लेवल्स, यहाँ पे ऑटोनॉमी जो है वो ज्यादा होती है। भाई डेलीगेशन में तुम्हारा बॉस तुमको देख रहा है डंडा लेके तुम काम करो, तो वहां ऑटोनॉमी आजादी जो है वो कम है बहुत, लेकिन यहाँ पे एक इंसान सबको पावर दे रहा है तो उतना ऑटोनॉमी यहाँ पे बढ़ जाता है। यहाँ पे कोई डंडा लेके तुम्हारे ऊपर अकेले नहीं खड़ा, एक इंसान ने कई लोगों को पावर दिया है, तो शायद सब पे ध्यान बटेगा, तो ऑटोनॉमी थोड़ी ज्यादा है। ये सारी बातें जो बता रहा हूँ जस्ट मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप केस स्टडी को पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ हिंट इन बातों में से रहेगा, जिस केस स्टडी को पढ़ के आप पहचानोगे कि ये डेलीगेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है। ऑटोनॉमी, बिलीव इन सबऑर्डिनेट, सिस्टमेटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी ऑफ ऑल लेवल। डिस्पर्सल ये वर्ड आ जाए ना,
इवनली यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी या डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल। मेन पर्पस है सबको इन्वॉल्व करना, ठीक है, सबको इन्वॉल्व करना। यहाँ वर्कलोड कम करने का पर्पस नहीं है, यहाँ पे काम सब करें, सबको इन्वॉल्व करना। फ्रीडम थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा है, फ्रीडम हर लेवल पे है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? टॉप लेवल। यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइजेशन करता है वो टॉप लेवल मैनेजर करता है, तो फ्रीडम ऑफ एक्शन ज़्यादा है। तो मैं बता दिया क्लास, फ्रीडम ऑफ एक्शन जो है वो ज़्यादा है। अब इंपोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट क्या क्या है, उससे पहले डेलीगेशन के बेनिफिट क्या क्या। देखो अब आपको डेलीगेशन समझ आ गया, डिसेंट्रलाइजेशन समझ आ गया। अब डेलीगेशन के फायदे क्या हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के फायदे क्या हैं, थोड़ा सा मैं आपको पर्सनली बताऊं ना। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के जो इंपोर्टेंस है ना वो ऑलमोस्ट सेम है। तो कभी अगर आप भूल गए ना तो आसानी से एक को दूसरी जगह पे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर आप भूल जाते हो तो आप एक पॉइंट को दूसरी जगह लिख सकते हो कि बिल्कुल सेम है। और रट्टा तो किसी टीचर ने भी नहीं मारा, पॉइंट पढ़ के टीचर समझ जाता है सही है या गलत है। जैसे सबसे पहला मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर आपका बॉस आप पे भरोसा करके अपना काम आपको दे रहा है तो आप मोटिवेट हो गए। कोई टीचर अगर आपको अपना काम दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो आप पे भरोसा करता है, इसीलिए वो आपको काम दे रहा है। दिस इज कॉल्ड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज डेवलपमेंट, आप बॉस का काम करते करते आपके अंदर भी बॉस वाला टैलेंट आ जाएगा और आप भी डेवलप करोगे। आपका बॉस जो काम कर रहा है वो आपको दे रहा है, आप वो काम करते करते आप भी एक्सपर्ट बन जाओगे और इससे बॉस का जो वर्कलोड है वो भी कम होगा। रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर। मैनेजर भी अब रूटीन वर्क को नीचे दे दिया और वो मेन चीजों पे खुद फोकस करेगा, तो इफेक्टिव मैनेजमेंट हो जाएगा। मैनेजमेंट भी टाइम पे काम, इफेक्टिव मतलब काम को समय पे पूरा करना। मैनेजमेंट अगर डे टू डे वर्क नीचे लेवल पे दे देगा तो वो मेन काम पे फोकस करेगा, जिसकी वजह से टाइम पे वो खुद भी काम पूरा कर पाएगा। इससे कंपनी ग्रो करेगी, ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ और तालमेल अच्छा बना रहेगा सुपीरियर और इमीडिएट सबऑर्डिनेट के अंदर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। समझ आया? इसको याद करने के लिए प्लीज पूरे हफ्ते भर का टाइम लेना। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर बड़ा है, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग सब बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। इनका वन शॉट ही जब लगभग 45 मिनट तक पहुंच जाता है, 1 घंटे तक पहुंच जाता है। तो प्लीज़ आप इसे तसल्ली से समय देके याद करना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एनसीईआरटी के पॉइंट सब जितने भी मैंने पढ़ाए हैं, पढ़ रखे हैं, सब मैं आपको बता रहा हूँ ताकि पेपर में केस स्टडी भी आए ना तो आपको दिक्कत परेशानी ना हो। अब डेलीगेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, डेलीगेशन का बेनिफिट भी क्या है, बिल्कुल सेम है। डेवलप इनिशिएट अमंग सबॉर्डिनेट। देखो सबॉर्डिनेट जो है ना, जब उनको पावर दिया जाता है ना तो उनके अंदर भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पावर आने लग जाती है। वो भी काम को सीखते हैं और डिसीजन लेने के लिए वो भी बिल्कुल तत्पर तैयार हो जाते हैं। मैनेजरल टैलेंट फॉर फ्यूचर, बिल्कुल सेम पॉइंट है। आप अगर मैनेजर का काम करते चले जाओगे तो फ्यूचर में आपके अंदर भी एक मैनेजर बनने का टैलेंट बन जाएगा। डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी, बहुत सारे लोग हैं इसके अंदर, सबको पावर दिया गया है तो फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, बेटर कंट्रोल होगा, यानी टॉप लेवल मैनेजर कंट्रोल रख पाएगा सबके ऊपर, सबको काम दिया जा रहा है, सब पे कंट्रोल रखा जाएगा और टॉप लेवल मैनेजर्स को रिलीफ भी मिलेगा। तो सेम जो पॉइंट आपने पहले पढ़े वैसे ही सेम टू सेम पॉइंट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप गो थ्रू जरूर कर लेना अपनी बुक से, कोई भी बुक हो, लेकिन बेटर है कि आप एनसीईआरटी कर लो, राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन आपने पढ़ लिया, डिसेंट्रलाइजेशन आपने पढ़ लिया, अब बात करते हैं दोनों के रिलेशनशिप की। तो सबसे पहला, डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। ध्यान रखना, डिसेंट्रलाइजेशन जो है एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। ध्यान समझना, ए को काम मिला, ए ने बी को काम दे दिया। बी क्या कर रहा है, सबको बराबर बराबर काम बांट रहा है। तो पहले आएगा डेलीगेशन, फिर आएगा डिसेंट्रलाइजेशन। तो पहले डेलीगेशन आता है, डेलीगेशन का एक्सटेंशन डिसेंट्रलाइजेशन है, जिसकी वजह से जो डेलीगेशन है वो कंपलसरी है। डेलीगेशन तो कंपल्सरी, एक इंसान सारा काम नहीं कर सकता, डेलीगेशन कंपलसरी है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट कंपल्सरी। ध्यान रखना, डेलीगेशन इज कंपल्सरी बट डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट कंपल्सरी। तो जरूरी क्या है, डेलीगेशन। क्या जरूरी नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन। सो डेलीगेशन इज नेसेसरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी। तो डेलीगेशन जो है वो एक्सटेंशन, जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो एक्सटेंशन है डेलीगेशन का। पहले डेलीगेशन होगा फिर डिसेंट्रलाइजेशन होगा, और कंपनी अगर बड़ी है ना तो ही होता है डिसेंट्रलाइजेशन, नहीं तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता। ठीक है, मैं अपने नीचे वाले काम दे देता हूँ, छोटी सी कंपनी है, काम खत्म। लेकिन कंपनी बड़ी है तो फिर वो सबको सारे लेवल ऑफ, यहाँ पे लाखों लाखों हजारों एम्प्लॉयज काम करते हैं, वहाँ पे चलता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डेलीगेशन जरूरी है लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी नहीं है। 2 पॉइंट ध्यान रखना, दिस 2 पॉइंट आर द रिलेशनशिप बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। खत्म।
चलो हमने सारा टॉपिक पढ़ लिया, हर एक चीज हमने कवर कर ली। लास्ट में डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का डिफरेंस समझते हैं। एक और कोशिश करते हैं, क्योंकि केस स्टडी बच्चे पहचान नहीं पाते। बच्चों को यहाँ हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि भाई डेलीगेशन होगा या डिसेंट्रलाइजेशन होगा, कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन इसको अच्छे से समझ लो, फिर सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी। सबसे पहली बात यहाँ पे, डेलीगेशन में 2 पार्टीज आर इन्वॉल्व। डेलीगेशन में 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में ऑल द एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व। सब यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होते हैं, जबकि डेलीगेशन में 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। जॉब की बात करें, डेलीगेशन रूटीन वर्क है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो वन टाइम एक्शन है, बार बार नहीं होता है। पता था आपको। फ्रीडम ऑफ एक्शन, यहाँ पे लेस फ्रीडम ऑफ एक्शन, यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूअसली सुपरविजन होता रहता है। मैनेजर आपके यहाँ पे ना, मैनेजर अपने जो जस्ट नीचे है ना उसको काम देता है। मतलब सडन सुपीरियर कह लो या इमीडिएट सबॉर्डिनेट कह लो, सॉरी सडन सबॉर्डिनेट या इमीडिएट सबॉर्डिनेट। मैंने जस्ट अपने नीचे वालों को काम दिया है, तो मैं उस पर देखता रहूंगा ना, नजर डालता रहूंगा उस पर काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे सुपरविजन कम है, यहाँ पे सुपरविजन ज्यादा है। फ्रीडम ज्यादा है, फ्रीडम ज्यादा है। यहाँ पे सुपरविजन जो है वो कम है, लेस सुपरविजन ज्यादा है तो फ्रीडम कम है, आज़ादी कम है। यहाँ पे मोर फ्रीडम है, क्योंकि सुपरविजन कम है तो आज़ादी यहाँ पे ज़्यादा है। ये नैरो स्कोप है, छोटा है, लेकिन ये बहुत सारे लोग इन्वॉल्व करता है ना, सारे लेवल, तो ये वाइडर स्कोप है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मैनेजर की, हर इंसान अपना काम नीचे लेवल पे देता है, लेकिन ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसे कौन करता है? टॉप लेवल। यहाँ का मेन पर्पज है वर्कलोड को कम करना, जबकि यहाँ का मेन पर्पज है सबके रोल को बढ़ाना, सबको पार्टिसिपेट करना डिसीजन मेकिंग में। ग्रांट ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी कौन दे रहा है? जस्ट ऊपर जो बैठा है सुपीरियर, यहां पर अथॉरिटी कौन देता है? टॉप लेवल मैनेजर, राइट। आप सबको पता है 5 मेन फंक्शंस है मैनेजमेंट के। प्लानिंग में आपने प्लान कर लिया सब कुछ, ऑर्गेनाइजिंग में रिसोर्सेस अरेंज कर दिया। अब ऑर्गेनाइज तो आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन काम को करेगा कौन? स्टाफ। तो स्टाफ को हायर करना, उनका पूरा टेक केयर करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? स्टाफिंग के अंदर। स्टाफ है क्या? स्टाफिंग इन्वॉल्व, स्टाफिंग के अंदर फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, हैविंग द राइट क्वालिफिकेशन, डूइंग द राइट जॉब एट राइट टाइम। सही इंसान को ढूंढना जो सही जॉब पे काम कर सके सही तरीके से, जिसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन हो और सही समय पे काम कर सके, सही समय पे उस इंसान को ढूंढ सके, इसी को क्या कहते हैं? स्टाफिंग। इट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच मेक श्योर्स योर एसेट। आप सबको पता है कि ह्यूमन रिसोर्सेस आर द मोस्ट इंपोर्टेंट एसेट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, अगर वो कंपनी से बाहर जाएं तो नेक्स्ट डे वो खुशी खुशी कंपनी के अंदर आए, इस बात को इंश्योर करना स्टाफिंग का काम है। एनसीईआरटी क्या कहता है? क्योंकि मैं बता दूं आपको, एनसीईआरटी से ही केस स्टडीज बनती है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, नॉट ओनली इन क्लास 12th बोर्ड्स बट इन सीयूईटी ऑल्सो। तो अच्छे से ध्यान से समझना, स्टाफिंग इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड क्रिटिकल ड्राइव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। तो ये लाइन किसके लिए है? यहां ब्लैंक दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा एमसीक्यू में, तो ये किसके लिए है? स्टाफिंग के लिए। तो स्टाफिंग मोस्ट फंडामेंटल और क्रिटिकल ड्राइव है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के लिए। यार सिंपल सी बात सोचो ना, स्टाफ अगर अच्छा आपने हायर कर लिया तो वो सारे के सारे काम अच्छे से तो करेगा। तो स्टाफ सबसे इंपॉर्टेंट है, आपका ह्यूमन रिसोर्सेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको मैनेज करना ही क्या कहलाता है? स्टाफिंग कहलाता है। कि आपके एसेट्स बाहर जाएं तो वापस आए, तो सही इंसान को ढूंढना सही समय पे सही क्वालिफिकेशन के साथ, जो सही काम को सही टाइम पर कर दे, दिस इज कॉल्ड बेसिकली स्टाफिंग। अच्छा, आपको कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहचानो कि ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है और उसके 4 इंपॉर्टेंस लिखो, 4 फीचर लिखो, 4 प्रोसेस लिखो, स्टेप्स लिखो, जो भी आपको आएगा। तो ये कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? उसके लिए मैंने आपको कीवर्ड्स दे दिया है। जैसे ह्यूमन एलिमेंट, देखो स्टाफिंग की बात होती है ना ह्यूमन एलिमेंट से, स्टाफिंग में ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। स्टाफिंग मतलब स्टाफ, स्टाफ कौन है? ह्यूमन है। अगला है फंक्शन विच मेक श्योर, ये वो फंक्शन है जो मेक श्योर करता है कि आपके एसेट्स कंपनी के बाहर जाए तो नेक्स्ट डे खुशी खुशी कंपनी के अंदर आए। स्टाफिंग इज अ जेनरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। विच इज द जेनरिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? 1 नंबर में पहले भी पूछा जा चुका है, तो कौन सा जेनरिक फंक्शन है? स्टाफिंग। एसेस द नंबर, आपको यहां पे ना स्टाफिंग फंक्शन के अंदर ये देखना होता है कि कितने नंबर और किस टाइप के एम्प्लॉयज की जरूरत है कंपनी में नियर फ्यूचर। भाई किस किस टाइप के एम्प्लॉयज चाहिए, कितने एम्प्लॉयज चाहिए, वो आता है। ठीक है, गुड स्टाफ मेक्स ऑल अदर फंक्शन गुड। सीधी सी बात है, अगर स्टाफ अच्छा है
तो वही स्टाफ सारे काम करेगा, वही प्लानिंग करेगा, वही ऑर्गेनाइजिंग करेगा, वही फिर से स्टाफिंग करेगा, डायरेक्टिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा। अगर स्टाफ आपने अच्छा रख लिया तो बाकी सारे काम अच्छे से हो जाएंगे। स्टाफिंग इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड क्रिटिकल ड्राइव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ये एनसीईआरटी की लाइन है, एज इट इज। ये भी आप ध्यान रखना कि कौन सा ऐसा फंडामेंटल क्रिटिकल ड्राइव है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के लिए, तो वो कौन सा है, स्टाफिंग है। अच्छे से तसल्ली से इनको याद कर लेना, 2 दिन का टाइम देना इस चैप्टर को, बहुत अच्छे से डिटेल लर्न कर लो कि ऐसा कर लो कि कभी भी क्वेश्चन आए, सीयूईटी हो, 12th हो, प्री बोर्ड हो, बोर्ड्स हो, आप अच्छे से कर लो, राइट। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं बेनिफिट ऑफ स्टाफिंग। इंपॉर्टेंस से बेनिफिट, अगर आप अच्छे इंसान को जिसके पास सही क्वालिफिकेशन हो सही टाइम पे कंपनी के अंदर रख लेते हो तो फायदा क्या होगा। तो सबसे पहला, फिलिंग द वैकेंट जॉब पोजीशन बाय ए कॉम्पिटिटिव पर्सनल, यानी कि जो वैकेंट जॉब पोजीशन है, जो जॉब पोजीशन खाली है, उसमें एक ऐसे बंदे को आप भर्ती कर पाओगे जो कॉम्पिटिटिव हो, जिसके अंदर कंपटीशन की भावना हो, जो आगे कंपटीशन में लड़के आगे निकल सके। अगला है प्लेसिंग द राइट पर्सन एट राइट जॉब, सही इंसान को सही जॉब देना। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, जो भी एम्प्लॉइज है, जो स्टाफ है, ठीक है, जो काम कर रहे होते हैं। फिजिकल रिसोर्सेज मतलब बिल्डिंग मशीनरी, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब स्टाफ। तो स्टाफ का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना कि ज्यादा स्टाफ भी ना हो, है ना, एग्जिस्टिंग स्टाफ ओवरबर्डन भी ना हो। तो स्टाफिंग फंक्शन इस बात का भी ध्यान रखता है कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की जरूरत है। ज्यादा है तो उनको क्लास ले ओवर करो, उनको कहीं और शिफ्ट करो, कम है तो हायर करो। तो स्टाफिंग फंक्शन देखता है कि बेमतलब के ओवरबर्डन ना हो या फिर ओवर स्टाफिंग ना हो। हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग, आपको पता है आप एक कंपनी दूसरी कंपनी से आगे निकल सकती है सिर्फ अपने स्टाफ की वजह से। लाइक मेरी कंपनी और आपकी कंपनी, जो रिसोर्सेज आपके पास है, फिजिकल रिसोर्सेज, बिल्डिंग मशीनरी, वो मशीनरी बिल्डिंग तो मैं भी रख सकता हूं, लेकिन जो स्टाफ है, जो मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जो स्टाफ ईमानदार हैं, वो स्टाफ आपके पास नहीं है। तो अगर आपको दूसरी कंपनी से, इन्फोसिस, एचसीएल से तभी आगे निकल पाएगा जब उसके पास बेटर स्टाफ होगा, जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जिसके अंदर होगी। तो अगर आपको कंपटीशन में आगे निकलना है तो स्टाफ इज द ओनली वे। अगला है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, सीधी सी बात है, स्टाफ अगर ग्रो करेगा, अच्छे स्टाफ रखोगे, सही स्टाफ रखोगे, तो कंपनी भी ग्रोथ होगा। क्या स्टाफिंग के अंदर सिर्फ एम्प्लॉयज को भर्ती करना होता है? नहीं, उनकी प्लेसमेंट होती है, ओरिएंटेशन होता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट होता है। तो स्टाफ ना डेवलप भी करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करने का काम भी करता है। आपके दिमाग में ऐसा बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि स्टाफिंग का मतलब लोगों को भर्ती करना, एम्प्लॉयज की भर्ती करना, वो स्टाफिंग होता है। बिल्कुल नहीं, स्टाफिंग का मतलब सिर्फ लोगों को भर्ती करना नहीं होता, उनको ट्रेनिंग देना भी होता है, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना भी होता है। तो स्टाफिंग का फायदा ये होगा कि ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप भी करेंगे। अगला है कि इफेक्टिव टू अदर फंक्शन, सीधी सी बात है, अगर आपका स्टाफ अच्छा है ना तो बाकी फंक्शन भी अच्छे हो जाएंगे। स्टाफ आपने अच्छा रख लिया, वही इंसान कल को काम करेगा, वही इंसान प्लानिंग करेगा, वही ऑर्गेनाइजिंग करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, स्टाफिंग वही करेगा डायरेक्टली। अल्टीमेटली काम तो लोग ही कर रहे हैं ना, उन लोगों को भी तो किसी लोगों ने ही हायर किया हुआ है। तो स्टाफिंग इज द की इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। स्टाफ अच्छा है तो बाकी फंक्शन भी अच्छे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट है स्टाफिंग के, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टाफिंग फंक्शन इंश्योर करता है जॉब पोजीशन जो है वो वैकेंट नहीं होनी चाहिए, वो कॉम्पिटिटिव पर्सन द्वारा भर्ती होना चाहिए, सही इंसान को सही जॉब आपको देनी है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू प्रॉपर प्लानिंग, employees are hired in staffing function, number and type of employees are considered so that there is no shortage, no excess employee, ना ही employees shortage हो, ना ही employees excess हो। अगला हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग, टू ऑर्गेनाइजेशन कैन इजीली एक्वायर सेम टाइप ऑफ फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज बट नॉट ह्यूमन रिसोर्सेज। मेरे एम्प्लॉयज जैसे एम्प्लॉय आप हायर नहीं कर सकते। मशीन कॉपी करना आसान है लेकिन एम्प्लॉयज को कॉपी करना मुश्किल है। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दे ओनली हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू विन ओवर इट्स कॉम्पिटिटर। अगला है भाई, अच्छे स्टाफ को अपॉइंट करोगे तो सर्वाइव करेगी कंपनी, ग्रोथ होगा एंटरप्राइज का, और ह्यूमन रिसोर्सेज का भी डेवलपमेंट होगा, बिकॉज स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड ओनली विद अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, इट इंक्लूड्स training, promotion, compensation, career advancement opportunity, personality development, etc. These activities motivate employees to perform with their best ability. प्रमोशन होता है, आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, आपकी पर्सनालिटी, करियर ग्रोथ की बात की जाती है, तो आप डेवलप करोगे, मोटिवेट होगे और अच्छे से ग्रो करोगे। इसमें एक पॉइंट और डाल सकते हो, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जब एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दोगे, उनके डेवलपमेंट की बात करोगे, उनके करियर की बात करोगे, तो ऑब्वियसली वो मोटिवेट होगा अच्छे से काम करने के लिए। तो ये पॉइंट भी डाल सकते हो, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और इम्प्रूव इन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ लिख सकते हो, या फिर आप ये लिख सकते हो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। ये सारे पॉइंट किसी के भी बेनिफिट में डाल सकते हो, किसी के भी बेनिफिट में, और ये कॉमन है, भूल जाओ तो एक पॉइंट ये ऐड कर देना।
अगला की इफेक्टिवनेस टू अदर फंक्शन इन स्टाफिंग फंक्शन वी हायर एम्प्लॉइज हु हेल्प इन परफॉर्मिंग द रेस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विदाउट एफिशिएंट स्टाफ नो अदर फंक्शन कैन बी स्टार्टेड। अच्छा स्टाफ नहीं दोगे तो भैया कोई भी और फंक्शन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो स्टाफिंग समझ आ गया, स्टाफिंग के बेनिफिट समझ आ गया। नेक्स्ट है HRM। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इस टॉपिक को पढ़ के चलना, एग्जामिनेशन में मे भी पूछ ले, बच्चे उम्मीद नहीं करते बट क्या पता आ जाए। सो HRM क्या है? देखो पहली बात तो ना, ये है पूरा का पूरा HRM, ये जो सर्कल है ना ये HRM है। इस HRM का एक छोटा सा हिस्सा जो है वो क्या है? स्टाफिंग है। तो HRM पहली बात तो वाइडर कॉन्सेप्ट है और स्टाफिंग क्या है? नैरो कॉन्सेप्ट। सो HRM क्या है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग एम्प्लॉय इन ए कंपनी। इट इन्वॉल्व हायरिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेटिंग। तो यह हायर भी करता है, ट्रेनिंग भी करता है, मोटिवेट भी करता है। सर स्टाफिंग में भी तो ऐसा ही होता है। बिल्कुल स्टाफिंग में भी यही सारी चीजें होती है, लेकिन स्टाफिंग स्मॉल स्केल पे होता है जबकि HRM वाइडर स्केल पे, लार्ज स्केल पे होता है। ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड एक्टिविटी रिलेटेड टू लाइजन विद द गवर्नमेंट, सरकार से कनेक्ट रहना, ट्रेड यूनियन से कनेक्ट रहना, आउटसाइड द कंट्री के आउटसाइड जो अलग अलग बिजनेसेस उसी नेचर के चल रहे हैं उनसे कनेक्ट बनाए रखना। व्हेन दीज फंक्शंस आर कैरिड आउट स्मॉल स्केल लेवल इट इज कॉल्ड स्टाफिंग। व्हेन दीज फंक्शंस आर परफॉर्म एट लार्ज स्केल, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जहां पे एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है उनका, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, उसी तरीके से एक HR का डिपार्टमेंट होता है जो पूरे के पूरे एम्प्लॉयज को हायर करना, ट्रेनिंग करना, सरकार से कनेक्शन बनाना, उनके डेवलपमेंट की बात करना, किसको निकालना है, किसको भर्ती करना है, किसका प्रमोशन करना है, किसकी करियर डेवलपमेंट की बात करनी है, सब कुछ उस वो डिपार्टमेंट करता है। उस डिपार्टमेंट को बोलते हैं HRM। तो ये बड़ा कॉन्सेप्ट है स्टाफिंग से। स्टाफिंग इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन वेयर एज HRM जो है वो क्लास लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। ठीक है। स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ HRM। तो ये ध्यान रखना, स्टाफिंग HRM का हिस्सा है। अब जो HRM है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं? सबसे पहला HR की प्लानिंग, कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, किस टाइप के एम्प्लॉय की जरूरत है, एम्प्लॉइंग पीपल, उनको भर्ती करना, उनको हायर करना, उनको रिक्रूट करना, उनका सिलेक्शन करना, उनको प्लेसमेंट देना, है ना, उनके करियर ग्रोथ की बात करना, ट्रेनिंग देके उनको ग्रो करना, उनके परफॉर्मेंस को देखना, उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको प्रमोशन देना, उनको मोटिवेट करना, उनको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देके। फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब कुछ ऐसा अच्छा काम करो तुमको पैसे मिलेंगे, या फिर तुम्हारे लिए तालियां बजेंगी, तुमको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, रैंक 1 की उपाधि मिलेगी, वो सारा का सारा क्या हो गया? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। तो वर्कर को इंसेंटिव देके उनको मोटिवेट करने का काम भी HR का है। कॉम्पनसेशन, उनको पैसे देना, सैलरी देना, उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि उनकी जॉब सिक्योर है, कंपनी के वेलफेयर में उनको पार्टिसिपेट करना। रिव्यू और ऑडिट, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है? ऑडिट करता है एम्प्लॉयज के जो पॉलिसीज हैं उन पे ऑडिट भी करता है। सो दीज आर द मेन एक्टिविटीज परफॉर्म बाय HRM, ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो क्या क्या वो करते हैं, क्या है वो, वाइडर कॉन्सेप्ट है, इतना याद रखना, इससे ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ अब मैं जो तुम्हें बता रहा हूं वो है आपका स्टाफिंग प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टाफिंग प्रोसेस, आपने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा, आपने ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पढ़ा, प्लानिंग प्रोसेस के अंदर आपने पढ़ लिया था ना S डाइज इफ, और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में आइडिया। तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पॉज करो, मजा आ जाएगा। देखो चैलेंज लो, कमेंट सेक्शन में एक बार प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग दोनों का प्रोसेस जो निमोनिक कोड है वो तो आपको याद ही है, उसको पूरा लिख के दिखाओ। और कसम खा लो कि आज मैं आपको 2 और बताऊंगा यहाँ पे, स्टाफिंग प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस, वो दोनों भी आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, किसी भी कीमत पे। अब इसके जो निमोनिक कोड है, अब स्टाफिंग होता कैसे, लाइन बाय लाइन क्या क्या स्टेप्स है, उसके निमोनिक कोड है, वो आप अच्छे से निमोनिक कोड जो है ना वो ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक निमोनिक कोड है, एक रात सो के फिर तो प्रॉपर पढ़ाई चलेगी। ऐसा करते हो ना आप, आज सो जाता हूं अच्छे से, कल से बहुत मेहनत करूंगा, तो वही है, एक रात सो के फिर तो प्रॉपर पढ़ाई चलेगी। एक रात सो जाता हूं फिर तो प्रॉपर पढ़ाई चलेगी। फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, एक रात सोने दो फिर तो प्रॉपर पढ़ाई चलेगी। ठीक है, एक रात सोने दो फिर तो प्रॉपर पढ़ाई चलेगी। अब यहां पे एक ई फॉर क्या है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। देखो यार, ये सारी बातें आप भूल जाओ, ये तो आपको निमोनिक हो गया, याद रहेगा। एक रात सो के फिर तो प्रॉपर पढ़ाई चलेगी, एक रात सो जाने दो फिर तो प्रॉपर पढ़ाई चलेगी।
अब यहां पे आपको याद कैसे करना है, कहानी की तरह। सबसे पहले आप क्या करोगे, मान लो मैंने कोई कंपनी बना ली, अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि यार मुझे कितने लोगों की जरूरत है, उनके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितनी मैन पावर की मुझे जरूरत है, आप पहले एस्टिमेट करो। फिर क्या करना है आपको, रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती करनी है। रिक्रूटमेंट का सिंपल सा मतलब क्या होता है, न्यूज़पेपर में इश्तेहार दे देना कि हमें हमारी ये जॉब पोजीशन खाली है, हम आपको इनवाइट करते हैं, आओ इस जॉब पोजीशन को फिल करो, हम आपको ये बेनिफिट देंगे, वो बेनिफिट देंगे, रहना खाना फ्री देंगे, सैलरी इतनी अच्छी होगी, ये सारी चीजें मिलेंगी, फ्रिंज बेनिफिट मिलेंगे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस मिलेगा, ये सब करके एक एडवर्टाइजमेंट बना देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए हमारी कंपनी में अप्लाई करने के लिए। दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट, यानी कि एक रात, आर फॉर रिक्रूटमेंट, ठीक है। एस फॉर सिलेक्शन, जब रिक्रूटमेंट के बाद क्या आएगा, सिलेक्शन। अब बहुत सारे लोग आ गए जॉब के लिए, तो उनमें से कुछ ही सिलेक्टेड लोग हैं जिनको आप सिलेक्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद उनको जब आप जगह दिखाओगे ना, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, कि उनको जगह दिखाओगे भैया कि ये रही आपकी जगह, ये काम आपको करना है। पी फॉर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। उसके बाद क्या करना है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, उनकी ट्रेनिंग चलेगी। फिर तो टी फॉर ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी भी काम कैसे कर रहा है, उनको डेवलपमेंट के लिए बात की जाएगी। उसके बाद प्रॉपर पढ़ाई चलेगी, पीपीसी। तो पी फॉर क्या है, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब जो स्टाफिंग फंक्शन है वो यहां तक होता है, बेसिकली ये 5 तक, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो एचआरएम डिपार्टमेंट नहीं बनाते, उनका अलग से डिपार्टमेंट नहीं होता, तो वो ये 3 काम भी परफॉर्म करते हैं। तो आप ध्यान रखना, ये 8 टोटल पॉइंट है स्टाफिंग फंक्शन के। पी फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, हर एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनेगा, क्या अच्छा काम किया साल भर में, क्या खराब काम किया, क्या अच्छा काम किया, क्या खराब काम किया, ताकि लास्ट में प्रमोशन करते वक्त वो देख सके। फिर प्रमोशन और करियर प्लानिंग की जाएगी, यानी कि पढ़ाई चलेगी। फॉर कॉम्पनसेशन, उसको पैसे दिए जाएंगे, या तो टाइम बेसिस पे दे दिया जाएगा कि हर महीने, हर क्वार्टरली, हर साल की सैलरी, या वीकली बेसिस पे, या फिर उसकी परफॉर्मेंस बेसिस पे कि एक जितने यूनिट बनाओगे उस हिसाब से तुमको सैलरी मिलेगी। सो ये पॉइंट है। तो सबसे पहला क्या है, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, फिर ट्रेन डेवलपमेंट। उसके बाद 3 पॉइंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, प्रमोशन करियर प्लानिंग और लास्ट में कॉम्पनसेशन। तो आपको इसे लिखना पड़ेगा, 5-10 मिनट देना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करके समझना पड़ेगा, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। अब स्टाफिंग प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला इसके अंदर आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने लोगों की जरूरत है, किस टाइप के लोगों की जरूरत है, उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसके अंदर ना 3 पॉइंट आते हैं, 3 एनालिसिस इसके अंदर की जाती है। ऐसे हवा में नहीं सोच सकते मुझे कितने लोगों की जरूरत है, अच्छा दिमाग में सोचता हूँ 5 7, ऐसे नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर एनालिसिस यानी कि स्टडी करनी पड़ेगी। सबसे पहले देखना पड़ेगा आपका वर्क लोड कितना है। ध्यान रखना, यहां से कई बार कीवर्ड से केस स्टडी आता है। Workload analysis would enable an assessment of the number and type of human resources necessary for the performance of the various job and accomplishment of the organizational objective। सीधी सीधी बात बताऊं, तुम्हें कितने एम्प्लॉय की जरूरत है, ये कौन से एनालिसिस से पता चलता है, ये वर्कलोड एनालिसिस से पता चलता है। दिस रिक्वायर फाइंडिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द वेरियस जॉब। भैया वर्कलोड देखोगे ना, इतना लोड है इसमें 4 लोग लगेंगे, इतना लोड है इसमें 2 लोग लगेंगे। तो वर्क लोड एनालिसिस से पता चलता है नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉइज रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। किस एनालिसिस से, वर्कलोड से। ध्यान रखना। वर्क फोर्स एनालिसिस क्या होता है सर, फिर वर्क फोर्स एनालिसिस होता है एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स के लिए। मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं, ये कीवर्ड में आता है, केस स्टडी में ये पकड़ लोगे समझ जाओगे। तो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स जो है तुम्हारा, वो अंडर बर्डन है या ओवर बर्डन है। यहां पे लोड को देखते हैं, उस हिसाब से हम देखते हैं कितने लोगों की जरूरत है। यहां पे देखते हैं एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स की कितने लोग ओवर बर्डन है या कितने लोग अंडर बर्डन है। ओवर बर्डन अगर है तो और लोगों को भर्ती करेंगे, अंडर बर्डन अगर अंडर बर्डन है, बर्डन नहीं है, तो लोगों को निकालेंगे। तो दिस इज कॉल्ड वर्कफोर्स एनालिसिस। दिस एनालिसिस वुड रिवील द नंबर एंड टाइप अवेलेबल। ध्यान रखना, यही वर्ड एक बार केस स्टडी में पूछा गया था, 12th में भी, सीयूईटी में भी आता है। ध्यान रखना, वर्कफोर्स एनालिसिस वुड रिवील द नंबर एंड टाइप ऑफ अवेलेबल, कितने लोग अवेलेबल है। इनफैक्ट सच एन एक्सरसाइज वुड रिवील वेदर वी आर अंडर स्टाफ और ओवर स्टाफ और ऑप्टिमल स्टाफ, सही है, कम है या ज्यादा, यहां से पता चल जाता है। फिर है कंपैरिजन, आप इन दोनों का कंपैरिजन करोगे। अगर लोड ज्यादा है, एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स कम है, तो भाई भर्ती करेंगे। लोड कम है, एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स ज्यादा है, तो फिर उनको निकालेंगे। दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन। तो दोनों को मैनेजर कंपेयर करता है। तो कितने लोग चाहिए ये, और एग्जिस्टिंग स्टाफ के बारे में अंडर ओवर बर्डन है, तो ये बात आप ध्यान रखना। अगला रिक्रूटमेंट। अब यहां से एक कीवर्ड है जहां से केस स्टडी पूछी जाती है। रिक्रूटमेंट में भी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, ये ध्यान रखना।
सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज, इसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट जो है बेसिकली क्या होता है कि वैकेंट जॉब पोजीशन के लिए हम लोग एड्स देते हैं, इश्तिहार देते हैं, हम इनवाइट करते हैं लोगों को, आ जाओ इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करो। दिस इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। और रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है? सर्चिंग करना, सर्च करना कैंडिडेट को। जबकि सिलेक्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग फ्रॉम अमंग द पूल ऑफ प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट्स। जो भी प्रोस्पेक्टिव जॉब कैंडिडेट है, जितनी एप्लीकेशन आई है, उनमें से चूज करना सिलेक्शन है। और सिलेक्शन को ना नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि सिलेक्ट ये पॉजिटिव, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है। यहाँ पे ना बिल्कुल आपको लगा हाँ यार ये कंपनी तो मुझे चाहती है रखना, कितना सारा चीज दे रही है, सबको आ रहे हैं, सब आ जाओ, सबको बुला ले जाता है जॉब के लिए, वो रिक्रूटमेंट है। सिलेक्शन क्या है? बहुत सारे लोगों में से किसी की छटाई करना, छांटना किसी को, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। और ये नेगेटिव प्रोसेस है ना। ये नेगेटिव प्रोसेस में रिजेक्ट जो होते हैं ना बहुत ज्यादा होते हैं, सिलेक्ट बहुत कम होते हैं। मान लो 1000 लोग आए तो 1000 में से यहाँ पे 10-50 ही सिलेक्ट किए जाएंगे। प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, ध्यान रखना, प्लेसमेंट का मतलब उनको जगह दिखाना कि देखो यार ये आपका ऑफिस है, ये आपका कैबिन है, दिस इज कॉल्ड प्लेसमेंट। और एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से मिलवाना, भाई देखो ये शर्मा जी आए हैं, ये यहाँ नया इन्होंने जॉब पकड़ा है और इनकी पोजीशन ये है, ये हमारे वर्मा जी हैं, ये हमारे यादव जी हैं, ये हमारे भाटी जी हैं, ये हमारे मान लो गुप्ता जी हैं, ये अग्रवाल जी हैं, तो सबसे मिलवाना। दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, यानी कि इंट्रोड्यूसिंग न्यू स्टाफ विद एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। सो इट इज taken around for work to the workplace and given the charge of the job for which he has been selected. This is called placement, यानी कि उनको जगह दिखा दी जाएगी। और इंट्रोडक्शन करना न्यू एम्प्लॉइज से, दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। फिर ट्रेनिंग डेवलपमेंट, उनको सिखाया जाएगा। ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बाद उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा, क्या परफॉर्मेंस है साल भर की, फिर उस हिसाब से प्रमोशन और करियर प्लानिंग की जाएगी। और देन लास्ट में कॉम्पनसेशन, पैसे दिए जाएंगे, टाइम बेस, मंथली वीकली बेसिस पे भी, या परफॉर्मेंस बेस, जितना पीस आपने बनाया है, जितने यूनिट आपने बनाया उस बेसिस पे आपको सैलरी या पैसे दिए जाएंगे। सो दीज आर द 8 पॉइंट ऑफ स्टाफिंग। ओके, तो आई होप आपको स्टाफिंग प्रोसेस अच्छे समझ आ गया। अब चलते हैं स्टाफिंग एलिमेंट के ऊपर। एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के ना 3 एलिमेंट है, मतलब इस पूरे चैप्टर में हमें 3 चीजें पढ़नी है। पहला है रिक्रूटमेंट, दूसरा है सिलेक्शन, तीसरा है ट्रेनिंग। अब इनमें ये भी पूछ देता है कई बार क्वेश्चन में कि विच एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग के कौन से एलिमेंट की बात हो रही है। तो सबसे पहले जो रिक्रूटमेंट है ना, वो क्या है? सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। ये सारे कीवर्ड है बेटा, ये जो कीवर्ड है ना यही इंपॉर्टेंट है। पढ़ा आपको कोई भी देगा, लेकिन केस स्टडी नहीं बनेगी आपसे। आप ट्राई कर लेना, सबसे ज्यादा परेशान आप केस स्टडी में होते हो। इस चैप्टर को आज मेरे से अच्छे से वन शॉट देख लो, अपनी बुक उठाओ, केस स्टडी को पढ़ा के बनाना सॉल्व करो। अगर आपको इंप्रूवमेंट ना आए, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, नाम बदल देना आप, इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा, क्योंकि मैं सारी कीवर्ड्स को उठा रहा हूं। इसके एमसीक्यू बनाओ, देखना आपको ऐसा लगेगा सर ये तो सर ने बताया था, ये तो सर ने बोला था। अब मैं आपको अलग से केस स्टडी सीरीज भी लेके आऊंगा, एमसीक्यू भी कराऊंगा आपको, बट ये मस्ट है चैप्टर के अंदर। मैं कीवर्ड्स लेके बता रहा हूं। देखो ना, रिक्रूटमेंट क्या है? सर्चिंग फॉर, जहां पे सर्चिंग आ जाएगा वो जहां पे चूजिंग आएगा वो सिलेक्शन, सर्चिंग आएगा रिक्रूटमेंट, यही तो डिफरेंस है। इनवाइट करना एप्लीकेशन को ताकि जॉब के लिए अप्लाई कर सके। यहां पे ना पॉजिटिव प्रोसेस ऑफ फ्लड ऑफ एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन की आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है एप्लीकेशन का, फ्लड सुनामी आ जाती है, भर के लोग अप्लाई करते हैं, इसीलिए ये पॉजिटिव प्रोसेस है। लेकिन सिलेक्ट किसी एक का ही होता है, इसीलिए सिलेक्शन क्या है? नेगेटिव प्रोसेस है। स्ट्रीमलाइनिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट, ध्यान रखना ये चूज करता है मोस्ट प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को, और इसका कीवर्ड क्या है? स्ट्रीमलाइनिंग द एट्रीब्यूट ऑफ डिफरेंट कैंडिडेट, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। अगला है ट्रेनिंग। इम्पार्टिंग स्किल्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ जॉब, यानी कि स्किल्स डालना एम्प्लॉय के अंदर ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। रिलेटेड टू जॉब वर्क परफॉर्मेंस बाय एन इंडिविजुअल, अपडेट करना नॉलेज और कॉम्पिटेंसी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की कॉम्पिटेंसी को, एम्प्लॉयज के नॉलेज को अपडेट करना ही क्या कहलाता है? ट्रेनिंग कहलाएगा। सो दीज आर 3 पॉइंट्स, एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग। और आज हम इन्हीं तीनों टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, रिक्रूटमेंट को, फिर सिलेक्शन को, फिर ट्रेनिंग को। हमारा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, राइट। सबसे पहले रिक्रूटमेंट। बेसिकली रिक्रूटमेंट होता क्या है, रिक्रूटमेंट का मतलब मैंने समझा दिया आपको। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को। बहुत कम चांस है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में है तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। रिक्रूटमेंट में सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई। एक बार सीयूईटी में पूछ लिया था, तो मैंने कहा 12th में भी पूछ सकता है, करा दो इसको। जनरली हम नहीं कराते थे पहले इसके प्रोसेस को, और आता भी नहीं था, बट क्या पता आ जाए।
और सीयूईटी में तो आता है, तो क्यों ना शुरू से करके चलो, अब समझ आ जाएगा, आसान है। रिक्रूटमेंट के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्स ऑफ लेबर सप्लाई। सबसे पहले मुझे मान लो 200 लोगों की जरूरत है, तो मैं चाहूंगा कि 2000 लोग अप्लाई करें, ताकि उसमें से सबसे बेस्ट लोग है उसको हम सिलेक्ट कर लें। तो मैं देखूंगा लेबर सप्लाई कहाँ से मुझे एम्प्लॉय मिल सकते हैं। पहले मैं वो देखूंगा कि भाई कौन से सोर्सेस हैं जहां से मुझे लेबर मिल सकते हैं। लेबर चौक से, यहाँ से, वहाँ से, ठेकेदार से, सारे सोर्सेस हम देख लेंगे। फिर उनकी वैलिडिटी देखेंगे कि यार इस लेबर चौक से अगर लेबर को उठाते हैं तो क्या ये अच्छे लेबर होंगे, उनकी वैलिडिटी क्या है, हर सोर्स की वैलिडिटी क्या है, मुझे ये चेक करना पड़ेगा। फिर सबसे अच्छा सोर्स चूज करेंगे, सुटेबल सोर्स और सोर्सेस। तो सुटेबल सोर्स एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, उसको हम चूज करेंगे। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कौन कौन से सोर्सेस हैं जहां से एम्प्लॉय उठा सकते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी को चेक करो, उनकी वैलिडिटी को चेक करो, फिर उसमें से सिलेक्ट करो कि यार एग्जैक्टली कहां से हमें एम्प्लॉयज को चाहिए। फिर वहां पर इनवाइट करो लोगों को, वहां जाके लोगों को बोलो, या न्यूज़पेपर में भेजो, या लेटर भेजो, ऐड डालो, जो भी है कि भैया मुझे यहां से एम्प्लॉयज की जरूरत है। लाइक अगर मुझे कुछ सीए चाहिए अपने बिजनेस के लिए, तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कहां से हायर करूंगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की जो बिल्डिंग है ना, वहां पे लोग जाते हैं, घूमते हैं, सीए सारे मिलते हैं, तो मैं वहां पे लगा दूंगा पर्ची कि भाई वहां पे। अगर मुझे कोई इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो मैं किसी इलेक्ट्रिकल शॉप के बाहर जाके मैं लगा दूंगा वहां पे कि इलेक्ट्रिशियन की जरूरत है, शायद वहां पे इलेक्ट्रिशियन आते हों रोजमर्रा की जिंदगी में और मुझसे कांटेक्ट हो जाए उनका। समझ रहे हो? तो सबसे पहले क्या करना है, सोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है, उनको वैलिडेट करना है, फिर चूज करना है, फिर वहां जाके इन्वाइट करना है। और दो तरह के सोर्स होते हैं जहां से एम्प्लॉयज की भर्ती कर सकते हो। कंपनी के अंदर से एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को भी ले सकते हो, कंपनी के बाहर से भी एम्प्लॉयज को ले सकते हो। जो वैकेंट जॉब पोजीशन है, जो खाली जॉब पोजीशन है, अगर उसको एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय भरता है उसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और अगर हम बाहर से उस एम्प्लॉय को भर्ती कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब जो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है, वहां पे दो रास्ते हैं, दो तरीका है, इंटरनल ट्रांसफर और प्रमोशन। आपके मन में भी आ रहा हो सर कंपनी के अंदर से कैसे भर्ती कर लोगे, ऑलरेडी वो एक काम कर रहा है। तो भैया वो काम वो नहीं करेगा, वो दूसरा काम करेगा। मुझे चाहिए सुपरिटेंडेंट और यहाँ पे नीचे है सब सुपरिटेंडेंट, तो मैं उसको हटा के ऊपर की तरफ पोस्ट कर दूंगा, वो खाली हो जाएगी, पर ये तो भर जाएगी ना। मैं इसके भरने की बात कर रहा हूँ, वो खाली हो जाए कोई बात नहीं, उसको कोई और भरेगा, या तो कंपनी के अंदर से भरेगा या तो कंपनी के बाहर से भरेगा। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के दो तरीके हैं, दो मेथड है, ट्रांसफर, प्रमोशन। आज भी वो सेम जगह पे काम कर रहा है, सेम पोजीशन में, सेम सैलरी पे। अब वो जगह बदल दी बस उसने, वो यहां पे था क्लर्क, मान लेते हैं नोएडा में, अब वो फरीदाबाद में जाके क्लर्क बन गया, गाजियाबाद में जाके क्लर्क बन गया, गुड़गांव में जाके क्लर्क बन गया, पर है तो वो क्लर्क ही, सैलरी भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस क्या हो गया, पोजीशन, जगह चेंज हो गई, प्लेस चेंज हो गया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। और ट्रांसफर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, यानी सीधा, कोई सैलरी कोई पावर नहीं बढ़ती। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय अलॉन्ग द ऑर्गेनाइजेशन, हॉरिजॉन्टल, ये भी आता है पेपर में, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मतलब ट्रांसफर। लेकिन प्रमोशन में ऊपर की तरफ वर्टिकल मूवमेंट होता है। प्रमोशन में सैलरी बढ़ जाती है, रैंक बढ़ जाता है, पावर बढ़ जाती है, अथॉरिटी बढ़ जाती है, दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय अलोंग द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज कॉल्ड प्रमोशन। तो स्टाफिंग ट्रांसफर समझ आ गया, शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब पोजीशन टू अनदर, सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, सैलरी, यहां पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, प्लेस ऑफ वर्किंग चेंज हो गया। जैसे यहां क्लर्क था परचेज डिपार्टमेंट में, अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके क्लर्क बन गया। ट्रांसफर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज फॉर लर्निंग डिफरेंट जॉब। अब ये चीज पेपर में आएगा तो काफी बच्चे गलत करेंगे। सोचो अगर आप ट्रांसफर में पढ़ा दूं तो क्या इस पॉइंट से समझ जाओगे कि कौन सी चीज जो है वो यूज किया जाता है ट्रेनिंग के लिए, ताकि अलग अलग जॉब इंसान सीख सके। बैंक में देखते हो ना, यहां काम कर रहा होता है, फिर दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर होता है, अलग जगह ट्रांसफर हो जाता है, पोजीशन सेम है, रैंक सेम है, सैलरी सेम है, जगह चेंज हो जाती है, ताकि वो काम मूव करते करते सीख ले। आज कैशियर पे बैठा होगा, कल एफडी करने बैठा होगा, परसों कोई और काम करने बैठा होगा बैंक के अंदर एम्प्लॉय, क्योंकि वो ट्रांसफर कर करके सीखता है। सो जो ट्रांसफर है ना, वो यूज किया जाता है ट्रेन करने के लिए एम्प्लॉयज को डिफरेंट जॉब। ये ध्यान रखना, ये किसके लिए है, ट्रांसफर के लिए, ना कि प्रमोशन के लिए। प्रमोशन क्या है, shifting of employee from one job position to another higher level with more authority, more salary, the employee would increase. Example, promotion of clerk, पहले clerk था, अब वो accountant बन गया। This practice help, ये NCERT की लाइन है, ये जो हाईलाइट किया ना, ये NCERT की लाइन है। This practice help to improve the motivation, loyalty, satisfaction level of employee। अगर आपका प्रमोशन करेगी ना कोई कंपनी, तो कंपनी के टूवर्ड्स आपका ना एक अच्छी फीलिंग आती है, मोटिवेट हो जाती हो, लॉयलिटी बढ़ जाती है। It has a great psychological impact और psychological satisfaction over the employees। यार अगर आप प्रमोशन करोगे ना, तो साइकोलॉजिकली एम्प्लॉय खुश हो जाएगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेहतर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज क्या है सर, इंटरनल समझ आ गया, इंटरनल के दो वे हैं, ट्रांसफर, प्रमोशन समझ आ गया। अब
कंपनी के अंदर से लेने के फायदे और घाटे क्या क्या हैं। तो पहला फायदा क्या है कि आपको ना पता रहता है कि यार उसका टैलेंट क्या है, आप जानते हो एम्प्लॉयज़ को कि भैया उसका टैलेंट क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है। ये सस्ता पड़ता है, आपको कोई प्रचार नहीं करना, कुछ नहीं करना, कंपनी के अंदर से ही वैकेंट जॉब पोजीशन को फिल करना है। इससे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेट भी होंगे। अगर आपके दोस्त का प्रमोशन हो गया तो आपको लगता है यार कल को मेरा भी प्रमोशन हो सकता है, मेरा नंबर भी आएगा, तो आप अच्छे से काम करोगे। ट्रेनिंग में कम खर्चा करना पड़ता है क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो, एम्प्लॉयज़ रूल रेगुलेशन से पहले ही वो परिचित है। इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस बढ़ेगा, लोग छोड़ के नहीं जाएंगे क्योंकि नया एम्प्लॉय जो है ना बाहर से लोगे तो वो छोड़ के चला जाएगा। कंपनी के अंदर वाला फैमिलियर हो गया सबसे, वो सबको जानता है, सब उसको जानते हैं, तो चांस कम है कि वो छोड़ के चला जाए। और ट्रांसफर के थ्रू सरप्लस एम्प्लॉयज़ को हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लोग फालतू हैं तो उनको उठा के दूसरी जगह भेज दिया, ऐसा भी कर सकते हैं और प्रैक्टिकली कंपनी ऐसा करती है। बट घाटा क्या है, कोई फ्रेश और कोई नया आइडिया इस कंपनी के अंदर नहीं आएगा। कंपनी के अंदर ना लिमिटेड चॉइस है। आप खुद सोचो ना, अभी कंपनी के अंदर 1000 लोग काम कर रहे हैं तो उसी में से ही किसी को वो जगह खाली जो है देनी है। लेकिन बाहर से क्या है, अनलिमिटेड, आप यूएस से भी एम्प्लॉय को हायर कर सकते हो। बाहर तो अनलिमिटेड आपके पास स्कोप है, कंपनी के अंदर लिमिटेड लोग हैं। नॉट सुटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, भैया अगर कोई नई कंपनी है तो उनके पास तो कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है ही नहीं, तो किनका ट्रांसफर करोगे, किनका प्रमोशन करोगे, तो नई कंपनी के लिए सूटेबल नहीं है। और फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करने से कंपनी में ना प्रोडक्टिविटी एम्प्लॉय खत्म हो सकती है, लोग छोड़ के भी जा सकते हैं। और कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में, इसका प्रमोशन कैसे हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। ये पक्का एम्प्लॉय को, मैनेजर को चुगली लगाता है और ये इसका हो गया, भेदभाव हो रहा है हमारे साथ, हमारा प्रमोशन क्यों नहीं, हम ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, ऐसी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अब ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, जब आप कंपनी के अंदर से नहीं कंपनी के बाहर से एम्प्लॉय को भर्ती करते हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यहां से केस स्टडीज बहुत पूछी जाती है, तो अच्छे समझना। सबसे पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कौन कौन से मेथड है, जैसे इसके अंदर था ट्रांसफर प्रमोशन, इसके अंदर पहला मेथड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती। कंपनी के गेट पे एक नोटिस लगा दिया जाता है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, सफाई कर्ता की आवश्यकता है, सैलरी 20 से 25,000, 15 से 20,000 की सैलरी, आओ इंटरव्यू पे। तो ये चीज क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि एक नोटिस प्लेस कर दिया जाता है नोटिस बोर्ड पे कंपनी के, जहां पे कंपनी की डिटेल्स, जॉब की डिटेल्स लिख दी जाती है। और आमतौर पे कैजुअल वैकेंसी के लिए होती है, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब के लिए होता है, जो बहुत ज्यादा चीज़ों, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऐसे नहीं बुलाएंगे, लेकिन प्लम्बर को, इलेक्ट्रिशियन को ऐसे बुला लेंगे। सच वर्कर्स आर नोन एज कैजुअल और बदली, उसको कैजुअल और बदली वर्कर्स बोलते हैं। एंड दे आर पेड रेम्युनरेशन ऑन डेली वेज बेसिस, आमतौर पे डेली वेजेस के बेसिस पे उनको आमतौर पे रख लिया जाता है इन जनरल। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अनस्किल्ड जॉब पोजीशन के लिए एक फैक्ट्री के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगा देते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये सिक्योरिटी गार्ड की आवश्यकता है ऐसे गेट पे। अगला क्या है, कैजुअल कॉलर। मेरी बात ध्यान समझना, हमें 200 लोगों की जरूरत है, एप्लीकेशन आ गई 2000 की, तो 1800 को तो रिजेक्ट कर दिया। तो जिनको रिजेक्ट कर दिया ना, उनकी फाइल ही अपने पास रखे रहते हैं कि इनको रिजेक्ट कर दिया, इनको रखे रहो फाइल। कल को फिर 50 लोगों की जरूरत है, तो ये 50 लोगों का फिर से न्यूज़पेपर में इश्तेहार देके लंबा प्रोसेस नहीं चलाएंगे। ये जो 1800 लोग बचे हुए हैं, इन्हीं में से ये 50 लोगों को बुला लेंगे, पहले छांट लेंगे, भैया ये 2000 है, मान लेते हैं 300 लोग अच्छे हैं, 200 को नौकरी मिल गई, और 100 ऐसे अच्छे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं मिल पाई क्योंकि जगह ही नहीं है। अब कल को अगर कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी ना, तो उन्हीं 100 में से ही क्या करेंगे, 50 लोगों को बुला लेंगे। दिस इज कॉल्ड कैजुअल कॉलर, यानी कि जो पेंडिंग थे उनको बाद में बुला लेंगे। सो मेनी रेप्यूटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप अ डेटाबेस, ये कीवर्ड है, ये जो है ना हाईलाइट करके जो लिखा हुआ ब्लू कलर से, वो कीवर्ड है। तो यहां समझ आ गया, कैजुअल वैकेंसी के लिए होता है, अनस्किल्ड लेबर के लिए गेट पे नोटिस चिपका देते हैं। यहां पे जो ये लोग डेटाबेस मेंटेन करते हैं अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स का, जिनका पहले सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका डेटाबेस मेंटेन करते हैं और उनको बुला के जॉब फिल करा देते हैं। दिस इज कॉल्ड कैजुअल कॉलर। और यहां पे सब बाहर से एम्प्लॉयज को लिया जा रहा है, इसीलिए एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहलाता है। अगला है एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है, न्यूज़पेपर पे, ट्रेडर, प्रोफेशनल जर्नल, मैगजीन पे ऐड कर दिया जाता है ताकि लोग वहां से आ जाएं। तो ये बेसिकली सीनियर पोजीशन के लिए होता है। मोस्ट ऑफ द सीनियर पोजीशन ऑफ इंडस्ट्री एज वेल एज कॉमर्स आर फिल्ड इन दिस मेथड। अब न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है, अच्छे लोग, बड़े लोग पढ़ते हैं, सीनियर लोग, पढ़े लिखे लोग, तो उनको हायर करने के लिए आमतौर पर एडवर्टाइजिंग का तरीका अपनाया जाता है। न्यूज़पेपर में, प्रोफेशनल मैगजीन्स के अंदर, जर्नल के अंदर। इट्स डिसएडवांटेज इज दैट इट मे बिंग फ्लड ऑफ रेस्पॉन्सेज। अब यहाँ पे एक घाटा और है, न्यूज़पेपर लाखों लोग पढ़ते हैं तो फ्लड ऑफ रेस्पॉन्स आता है, कई गुना रेस्पॉन्स आता है, ठीक है।
फ्रॉम क्वाइट अनसुइटेबल कैंडिडेट। तो यहाँ पे जो कुछ ऐसे अनसुइटेबल कैंडिडेट है वो भी आ जाता है। तो फ्लड ऑफ रेस्पॉन्स आपको मैंने पढ़ाया था, रिक्रूटमेंट का कीवर्ड है। लेकिन अगर ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ के मेथड की बात करेगा तो ये एडवर्टाइजिंग ऐसा मेथड है जहां से फ्लड ऑफ रेस्पॉन्स आ जाता है हमारे पास। अगला क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, ये इनको बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट रन करती है, सरकार रन करती है। ये डेटाबेस कलेक्ट करती है जॉब सीकर्स का और जॉब प्रोवाइडर का। जहां जहां पे जॉब ज्यादा लोग हैं वहां से हटा के जहां कम लोग हैं वहां तक ये प्रोवाइड कराती है। आप इनको अपना डेटा दे दोगे तो ये भी आपकी जॉब लगवा देंगे। ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हेल्प्स टू मैच द पर्सनल डिमांड, एम्प्लॉयज की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, और ये लिंक क्रिएट करा देता है जॉब सीकर्स और क्लास जिनको जॉब ये अनफॉर्चुनेटली हटा दो, जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर के बीच में। इनको पता होता है यहाँ इतने लोगों की जरूरत है, ये लोग जाते हैं, इनको एप्लीकेशन देते हैं, इनकी जॉब लगवा देते हैं। तो एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो आपकी जॉब लगवाता है। दिस इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। इसी तरीके से कैंपस रिक्रूटमेंट या कैंपस प्लेसमेंट भी होता है। 3 इडियट मूवी सबने देखी होगी, उसमें ये वाला जो सीन है कॉलेज के अंदर, इसीलिए कहता हूं मेहनत करो, सीयूईटी क्रैक करो, ड्रीम कॉलेज के अंदर जाओ। एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज जैसे अच्छे कॉलेज के अंदर घुसोगे ना, केएमसी या फिर रामजस हो गया, वैंकी हो गया, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, स्टेफेंस हो गया, है ना, सुखदेव हो गया। तो जब इनके अंदर जाओगे ना तो यहाँ पे अच्छी कैंपस प्लेसमेंट है। आप जब फाइनल ईयर में होगे, थर्ड ईयर में होगे, एलएसआर के अंदर, जैसे अब 44 लाख का एक बच्चे का पैकेज जो है लगा है एलएसआर के अंदर, तो आप जब कॉलेजेस के अंदर जाओगे वहां पे थर्ड ईयर में आपकी जॉब लग जाएगी फाइनल ईयर के अंदर ही, कि भाई पढ़ाई खत्म करो, अब आपकी 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख की पैकेज की जॉब लग गई है और जाओ। तो जो यहाँ पे कीवर्ड है तो समझाने के लिए, लेकिन कीवर्ड क्या है, जो ये कंपनी वाले होते हैं ये लोग इंस्टीट्यूट पे आके इन एम्प्लॉयज को डायरेक्टली, अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज को यहीं से हायर कर लेते हैं, ताकि बाहर दुनिया में जाके कहीं और कंपनी में ना चले जाएं, सीधा यहीं से हायर कर लेते हैं। इट इज पॉपुलर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरल जॉब्स। मैनी बिग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन अ क्लोज कनेक्शन विद द यूनिवर्सिटी। ध्यान रखना यही कीवर्ड है। तो यूनिवर्सिटी से कंपनी कनेक्शन बनाती है। रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज अ वेल स्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस। दिस इज रेफर एज कैंपस प्लेसमेंट। तो यहाँ पे नए ये जो लोग हैं इनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नॉलेज होती है, नए नए यंग ब्लड होता है इनके अंदर, कंपटीशन, मेहनत करने की भावना होती है, इन लोगों को कंपनी जो हायर करती है इज कॉल्ड कैंपस रिक्रूटमेंट। ध्यान रखना यहाँ पे कीवर्ड क्या है, क्रिएटिंग अ क्लोज कनेक्शन, लाइजन विद educational institute, recruitment of student with technical and professional qualification has become a common practice। इसको बोलते हैं external source of recruitment में कैंपस प्लेसमेंट। अगर आप प्लेसमेंट एजेंसी, ये बेचारे क्या करते हैं, पैसे लेंगे आपकी जॉब लगवा देंगे, सिंपल सी बात है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्लेसमेंट एजेंसी है, आमतौर पे जो मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं ना उनको हायर करने के लिए होता है। ये कीवर्ड ध्यान रखना। दीज एजेंसीज आर कंपाइल बायोडाटा ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड रेकमेंड सुटेबल नेम टू देयर क्लाइंट। तो इनके पास डेटा होता है, तो डेटा देख के, बायोडाटा देख के लोग क्या करते हैं, जहां जहां कंपनी में जरूरत है एम्प्लॉयज को, उनको रेकमेंड कर देते हैं। ये मिडिलमैन की तरह काम करता है। सच एजेंसी चार्ज फीस, इससे पैसे भी लेते हैं क्लास, ठीक है। और यूजफुल वेयर एक्स्ट्रा, अब ये उसके लिए अच्छा है जहाँ पे ना, जब मान लो कोई कंपनी है उसको ऐसे एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा हो और कोई गलत ट्रैक रिकॉर्ड ना हो, तो उस बेसिस पे वो लोग यहाँ पे आते हैं एजेंसी के पास। ये एजेंसी इनके बारे में पूरा जांच पड़ताल करती है और फिर इनके नाम को रेकमेंड करती है, इनसे पैसे भी लेती है। एजेंसी स्पेशलाइज होता है मिडिल लेवल और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव को हायर करने में। ध्यान रखना जहाँ पे सवाल ये आ जाए, केस स्टडी ये आ जाए, मिडिल लेवल और टॉप लेवल को हायर करने के लिए वहाँ पे आप ये लगा दोगे। दे यानी प्लेसमेंट एजेंसीज, जैसे मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी कहते हैं, एक ही बात है। दे मेंटेन डेटा बैंक ऑफ पर्सन्स विद डिफरेंट क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स एंड इवन एडवर्टाइज द जॉब ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। क्लाइंट के बिहाफ में एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं जॉब का और सही इंसान को सही जगह लगवा देते हैं, उसके बदले लोग पैसे भी लेते हैं। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अगला है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। अब अगर आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से पूछ रहे हो, भाई तेरा कोई भाई बहन चाचा ताऊ का लड़का कोई है जो यहाँ पे काम कर सकता है, मुझे रेकमेंड कर दे पर नाम, तो वो फिर एक अच्छे एम्प्लॉय को लाके लगवा देता है। दिस इज कॉल्ड रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। ट्रस्ट रहता है उसके ऊपर क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ने लगवाया है। अगला है लेबर कॉन्ट्रैक्ट, ठेकेदार। ध्यान रखना अनस्किल्ड जॉब पोजीशन के लिए बल्क में अगर आपको नंबर चाहिए और इमीडिएट चाहिए, शॉर्ट नोटिस में चाहिए, तो आप कहां जाओगे, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। अपने गांव से लोगों को लाके आपका काम करवाएगा। आमतौर पर घर वर बनाते हैं ये लोग, भट्टी पे काम करते हैं। Labor contractor maintain a close contact with laborers and they can provide the required number of unskilled worker short period of time। short period of time पे क्या करेगा, आपको 50-100 एम्प्लॉय की जरूरत है, ये दिला देगा। अनस्किल्ड होंगे लेकिन लेबर, उसको बोलते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार बोलते हैं।
टीवी पे ऐड डालना, एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी, इंटरनेट पे ऐड डालना, गूगल जॉब्स, लिंक्डइन, monster.com, है ना, naukri.com, गूगल फॉर जॉब्स, ये सारी चीजें आती हैं किसके अंदर, वेब पब्लिशिंग। नेट पे ऐड डाला, लोग आ गए, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फायदा क्या है, नए नए टैलेंट आएगा कंपनी के अंदर, वाइडर चॉइस है, बाहर बहुत बड़ी दुनिया है, मैनेजमेंट को ना एक ट्रेंड एम्प्लॉय मिल जाएगा, कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जो एम्प्लॉय है वो भी आप हायर कर सकते हो। और जब कंपनी के बाहर से लोग आते हैं ना, तो कंपनी के अंदर के लोग भी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं और कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि बाहर के लोग आ रहे हैं तो उनके सामने अच्छा बनना होता है इनको। घाटा क्या है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज डिमोटिवेट हो सकते हैं, उनका मोरल डाउन हो सकता है कि यार बाहर से भर्ती कर लिया, कंपनी के अंदर हमको मौका नहीं दिया, हमारा प्रमोशन नहीं करके बाहर से भर लिया। ये महंगा भी है, बाहर से एम्प्लॉयज़ की भर्ती करना ना काफ़ी महंगा भी है, और कई बार नया एम्प्लॉय एडजस्ट नहीं कर पाता, जॉब छोड़ के चला जाता है, इसमें समय बहुत लगता है, और ट्रेनिंग में और ओरिएंटेशन में भी काफ़ी खर्चा होता है, क्योंकि नया एम्प्लॉयज़ है वो फैमिलियर नहीं है रूल रेगुलेशन से, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जो है वो है सिलेक्शन प्रोसेस। रिक्रूटमेंट हमने पढ़ लिया, अब सिलेक्शन के अंदर एक ही चीज है, वो है सिलेक्शन प्रोसेस। अब सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर यहाँ पे 1 2 3 3 6 2 8 पॉइंट है, ध्यान से अच्छे से समझना। जब हम लोग वर्कर सारे के सारे भर्ती हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया, अब इसमें से हम किसी को सिलेक्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन। जो मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट है उसको चूज करना ही सिलेक्शन कहलाता है। इसका प्रोसेस समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, या बोलेगा पहचानो ये कौन कौन सा स्टेप्स है ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, ये अब आपको पूछ सकता है, उसके 2 आगे के लिखो, 2 पीछे के लिखो, ऐसा भी बोल सकता है। तो सारे कीवर्ड्स यहाँ पे अटैच कर दिए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला आता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, यानी कि एम्प्लॉयज के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओरल कॉन्वर्सेशन होता है, अच्छा कहाँ रहते हो, पापा मम्मी क्या करते हैं, कहाँ से पढ़ाई करिए, शादीशुदा हो कि नहीं, घर पे और कौन कौन लोग हैं, इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, और ये इसलिए की जाती है ताकि जो भी फालतू के लोग आ गए हैं, जो एलिजिबल भी नहीं है, उनको निकाला जा सके। ये अनफिट एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग कर दी जाती है, दिस इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, जिसको प्रीलिम्स भी बोलते हैं, यूपीएससी के पेपर में होता है ना प्रीलिम्स, प्री, ये वही प्रिलिमिनरी है। अनफिट लोगों को निकाल दो जो बिना मतलब के आ गए हैं। एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट जॉब सीकर्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द क्वालिफिकेशन फॉर्म। प्रिलिमिनरी इंटरव्यूज हेल्प टू रिजेक्ट द मिसफिट रीजन। मैंने बोला ग्रेजुएशन चाहिए, अब जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी आ जा रहे हैं, 12th वाले भी आ जा रहे हैं, निकालो उनको। दिस इज कॉल्ड प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। दूसरा है सिलेक्शन टेस्ट, एक प्रॉपर रिटन टेस्ट कंडक्ट होता है। ये टेस्ट के अंदर 5 चीजें होती हैं बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिख के रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है 12th और सीओडी दोनों के पर्पज से। सिलेक्शन टेस्ट लिया जाता है, उसमें 5 टेस्ट होते हैं। आईक्यू लेवल के लिए होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, आप काम को कितनी जल्दी सीखोगे, दैट इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। आपकी पर्सनालिटी कैसी है, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड क्लास। आपके इमोशंस कैसे हैं, वो पर्सनालिटी टेस्ट हो गया। एग्जिस्टिंग काम के बारे में कितनी नॉलेज रखते हो, ट्रेड टेस्ट हो गया। और इंटरेस्ट टेस्ट हो गया, आपका इंटरेस्ट किस काम में है, किस काम में ज़्यादा मन लगता है आपको, वही काम दिया जाएगा। ये पढ़ाते हैं ऑर्डिनरी लोग, मैं पढ़ाऊंगा आपको जो पेपर में पूछेगा। ये तो ऑर्डिनरी बातें हो गई ना, एक समझने के लिए। अब पढ़ते हैं यहाँ, जो इंटेलिजेंस टेस्ट होता है ना, वो आईक्यू लेवल को स्टडी करने के लिए होता है। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी और एबिलिटी टू मेक डिसीजन एंड जजमेंट। आप क्या डिसीजन ले सकते हो, आप क्या डिसीजन, क्या जजमेंट ले सकते हो, आपका आईक्यू लेवल क्या है। मैच का आखिरी ओवर है, 1 ओवर में 25 रन की जरूरत है, 1 ओवर में 25 रन की जरूरत है, या 6 रन की जरूरत है, या 20 रन, जितने भी, आप किस बॉलर को लास्ट ओवर दोगे। तो ये आपका जो डिसीजन मेकिंग है, आप किसी भी ऑर्डिनरी को दे दोगे या किसी स्पेशलाइज को दोगे, स्लोअर को दोगे, फास्टर को दोगे, ये आईक्यू लेवल आपका बताता है कितना स्मार्ट हो आप। तो इंटेलिजेंस टेस्ट बेसिकली आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को चेक करता है, और आपका इंटेलिजेंस, आपका आईक्यू लेवल, आपकी लर्निंग एबिलिटी क्या है, वो चीज चेक करता है इंटेलिजेंस टेस्ट। ध्यान रखना, इन कीवर्ड से चीजें आएंगी तो आप टिक कर पाओगे, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे। एप्टीट्यूड टेस्ट, पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, कोई नई चीज सिखाएंगे तो कितना समय लेगा। एक तेज बच्चा पता है क्या होता है, कोई नई चीज सिखाते हैं वो जल्दी सीख जाता है। पढ़ाई आपको इस लायक बनाता है कि आप चीजों को सीख सको। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ लर्निंग स्किल्स, एप्टीट्यूड टेस्ट। गुड इंडिसेस फॉर फ्यूचर सक्सेस स्कोर, ये आता है पेपर में। फ्यूचर सक्सेस स्कोर के लिए अच्छा इंडिकेटर कौन सा, एप्टीट्यूड स्किल। अच्छा, अगला क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब क्या है, इमोशंस, रिएक्शंस, मैच्योरिटी, आपका वैल्यू सिस्टम क्या है। दीज टेस्ट प्रूव द ओवरऑल पर्सनालिटी, हेंस दीज आर डिफिकल्ट टू डिसीजन एंड इंप्लीमेंट, डिजाइन और इंप्लीमेंट। ये पता करना ना बड़ा मुश्किल है,
पर्सनालिटी टेस्ट का पता करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इमोशंस को ये चेक करता है। ये इमोशन लेवल, ये आईक्यू लेवल है, ये ईक्यू लेवल है, इमोशन लेवल आपका चेक करेगा। ट्रेड टेस्ट आपकी एग्जिस्टिंग स्किल्स क्या है, आप टीचर बनने आए हो, पढ़ाना आता है कि नहीं आता, प्रोडक्शन करने आए हो, प्रोडक्शन टेक्निक पता है कि नहीं पता है। इंटरेस्ट टेस्ट आपका मन किस में लग रहा है, ध्यान समझना। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए पर्सन, यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है इन्वॉल्वमेंट, आप किस में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हो, क्या मजा आता है आपको काम करने में, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। जब ये टेस्ट आप पास हो जाओगे, पहला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, फिर है सिलेक्शन टेस्ट, फिर आपका एक इंटरव्यू होगा। चार पांच लोग बैठे होंगे अपने अपनी फील्ड से एक्सपर्ट, आपसे सवाल पूछेंगे, जैसे यूपीएससी के इंटरव्यू देखते हो ना, एग्जैक्टली वैसे ही। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक फॉर्मल इंटरव्यू होता है, इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन होता है, जो आपके सुइटेबिलिटी देखता है कि भाई आप जॉब के लिए सुइटेबल हो या फिर नहीं हो। यहाँ पे आप क्रॉस क्वेश्चन भी कर सकते हो, जो तुम्हारे मन में सवाल जवाब है तुम वो यहाँ पे पूछ सकते हो, दिस इज कॉल्ड इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाता है, आपके प्रीवियस एम्प्लॉयर, आपके जिन लोगों को जानते हो, आपके टीचर, प्रोफेसर, कोई पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, कोई भी छोटा मोटा बड़ा नेता, सबसे रेफरेंस, आपको 2 लोगों का नाम बताना है जिनसे वो आपके बारे में कंफर्म भी कर सकते हैं। फिर लिया जाएगा सिलेक्शन डिसीजन कि आपको लेना है या नहीं लेना। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद जाके सिलेक्शन डिसीजन ले आता है। अब सिलेक्ट कर दिया तो मेडिकल होगा आपका, आपको भेजा जाएगा भैया अपना रिपोर्ट बनवा के लेके आओ, ठीक ठाक है कि नहीं, पर चला आज ही जॉब में आया, 1 महीने बाद बीमार पड़ गए, कंपनी तुम्हें पैसा दे रही है, मोटा पैसा, तो वो चेक किया जाएगा, मेडिकल किया जाएगा। फिर आपका जॉब ऑफर आप घर पे आएगा, आप जॉब ऑफर पढ़ोगे, खुशी से चिल्ला उठोगे, देखो मेरे को जॉब मिल गई है, जॉब ऑफर आएगा। और जॉब ऑफर होने के बाद आपका एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जहां पे आप डॉक्यूमेंट एक्सचेंज करोगे, साइन करके कब आना है, कितने कब ज्वाइनिंग करनी है, सारी चीजें तो जॉब इसमें लिखा रहेगा जॉब ऑफर के अंदर। लेकिन यहाँ पे सब साइन, कितने साल तक आप काम करोगे, निकाल नहीं सकती कंपनी आपको, आप निकल नहीं सकते, हर चीज ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा रहता है। सर्टन डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट, वन सच डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड अटेस्टेशन फॉर्म। ध्यान रखना, एक डॉक्यूमेंट और साइन होता है, उसको बोलते हैं अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म होता क्या है, दिस फॉर्म कंटेन्स सर्टेन वाइटल डिटेल अबाउट द कैंडिडेट, कैंडिडेट के बारे में सारी की सारी डिटेल्स होती है, वो साइन करता है, उसके ऊपर अटेस्ट करता है, दिस इज कॉल्ड अटेस्टेशन फॉर्म। ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, लीगल पर्पस से भी इसको यूज किया जा सकता है। तो ये अटेस्टेशन फॉर्म किस पॉइंट के अंदर आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पॉइंट के अंदर आता है। सो ये 8 के 8 पॉइंट है। सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी, टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू सिलेक्शन हो जाओगे तो सिलेक्शन डिसीजन ले जाएगा, सिलेक्शन डिसीजन के बाद आपका क्या होगा, सिलेक्शन डिसीजन अगर आपने ले लिया है, हाँ नहीं, रेफरेंस, एम्प्लॉयमेंट के बाद रेफरेंस है, रेफरेंस के बाद सिलेक्शन से पहले रेफरेंस देना पड़ेगा, फिर मेडिकल होगा, जॉब ऑफर आएगा और कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, राइट। हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी कि वर्कर को सिखाना पड़ेगा। कितना ही पढ़ लिख के कंपनी में आ जाए, सिखाना पड़ेगा। इफ यू विश टू प्लान फॉर लाइफ टाइम डेवलप पीपल, अगर तुम चाहते हो लंबे समय तक एम्प्लॉय काम करे, तुम्हारा तरक्की हो, तो एम्प्लॉय को सिखाओ। ट्रेनिंग बेसिकली एक प्रोसेस है, लर्निंग न्यू स्किल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कि भाई नई नई जो भी आपने चीजें पढ़ी है उसको अप्लाई करो, प्रैक्टिकल नॉलेज ट्रेनिंग के अंदर दी जाती है। और डेवलपमेंट का मतलब क्या है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी डिजाइन टू हेल्प टू एम्प्लॉय ग्रो। आप ध्यान रखना, ये कंफ्यूज करेगा, बताओ ये क्या है और ये क्या है। जहां पे एम्प्लॉय ग्रो कर रहा है वो डेवलपमेंट है, जहां पे नई नई स्किल्स को सिखाई जा रही है वो क्या है, ट्रेनिंग है। अब ट्रेनिंग के फायदे क्या है, ट्रेनिंग के बेनिफिट क्या है, अगर वर्कर को ट्रेनिंग देते हो तो उसके फायदे क्या है। तो सबसे पहला फायदा क्या, लर्निंग टाइम कम हो जाएगा। भाई एक ट्रेंड एम्प्लॉय हमेशा किसी भी चीज को सीखने में कम समय लेगा एज कंपेयर टू अनट्रेंड। ये ट्रेंड है, माहिर है, तो ये किसी चीज को सीखने में कम समय लेगा। एटीट्यूड, ट्रेंड एम्प्लॉय का हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, हाँ मैं कर लूंगा, कोशिश करूंगा, घबराता नहीं है, पीछे नहीं हटता, उसकी परफॉर्मेंस हमेशा बेटर होगी, वो ऑपरेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करे। अगर आप वर्कर को ट्रेनिंग देते हो ना, वर्कर छुट्टी नहीं मारेगा, कंपनी में तोड़फोड़ नहीं करेगा, रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेगा, कंपनी के रिसोर्सेज को पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं करेगा, तो इसको बोलते हैं हेल्प्स इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम। लोग छोड़ के कम जाएंगे, ट्रेंड एम्प्लॉय कभी छोड़ के नहीं जाएगा। मैन पावर नीड को भी मैनेज कर सकते हो, उसको ट्रेनिंग देकर कोई और काम करा सकते हो उसको, लाइक ये वाला काम तो वो कर रहा है, दूसरे काम करने की जरूरत है, तो नए बंदे को मत हायर करो, इसी को ट्रेनिंग दे दो, ये वो काम कर लेगा। अगला क्या है, हेल्प्स टू अडॉप्ट विद रैपिड चेंजेस। कोई भी चेंजेस अगर आता है एनवायरनमेंट के अंदर, तो ट्रेनिंग देकर, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देकर उस चेंजेस को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी चीजें हैं जिनको आप दिमाग में रख सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉय। अच्छा, ट्रेनिंग देने से कंपनी को तो ये फायदा है, एम्प्लॉय को खुद को क्या फायदा है। तो सबसे पहला फायदा, एम्प्लॉय नई नई स्किल सीखेगा तो उसके पास एक बेटर करियर ऑप्शन होगा, फ्यूचर में वो अच्छा करियर चूज कर सकता है, वो ज्यादा पैसे कमा सकता है। ट्रेनिंग से एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेगा, काम करने में सेटिस्फैक्शन रहेगा और मोरल बढ़ेगा उसका। कोई काम कर रहे हैं तो मजा भी आ रहा है ना, तभी तो काम करने का मजा है, नहीं तो फायदा क्या है। उसकी जॉब सिक्योर रहेगी और चांसेस भी रहेंगे कि उसका प्रमोशन भी हो सके। तो ट्रेनिंग से दोनों को फायदा है, एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को।
जॉब करते करते अगर आप उसको ट्रेनिंग देते हो, दैट इज कॉल्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जॉब भी कर रहा है, साथ में करते करते सीख भी रहा है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, उसको जॉब से पहले छोड़ो भाई, तू जॉब छोड़, जा 3 महीने बैंगलोर जा, वहां से सीख के आ, दिस इज कॉल्ड ऑफ द जॉब। तो बेसिकली जो मैनेजरल जॉब पोजीशन होती है ना, बड़ी जॉब पोजीशन, उसके लिए सूटेबल होता है। छोटी मोटी जॉब पोजीशन में काम करते करते एम्प्लॉय सीख जाता है। गांव से बंदा बुला लिया, कारपेंटर का, इलेक्ट्रिशियन का, वो काम करते 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 सीख जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अगला है कॉमन और पॉपुलर टेक्निक ऑफ, कौन कौन से टेक्निक्स हैं ऑन द जॉब में काम करते करते सीखने में। सबसे पहले अप्रेंटाइजशिप प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। इसके अंदर पहले मास्टर परफॉर्म करेगा, वर्कर ऑब्जर्व करेगा, फिर वर्कर परफॉर्म करेगा, मास्टर ऑब्जर्व करेगा। आयरन, इलेक्ट्रिशियन, स्टील वर्कर, प्लम्बर, इन लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि देख भाई ऐसे ऐसे करना है, देख लिया, सीख लिया, अब तू कर, मैं देखता हूं कैसे कर रहा है। दिस इज कॉल्ड अप्रेंटाइजशिप प्रोग्राम। ये सुइटेबल है हायर लेवल स्किल्स, suitable for acquiring higher level skills, training under the guidance of master worker और experienced worker। यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, एक टाइम होता है 3 महीना 6 महीना, उसके अंदर सब सीख जाते हैं। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, आयरन वर्कर्स के लिए क्या होता है, ये सुइटेबल है। ठीक है, तो बहुत हायर लेवल नहीं, मतलब छोटा मोटा कोई भी काम सीखना हो उसके लिए ये चीज़ें, बहुत हायर लेवल के लिए नहीं होता। सेकंड, इंटर्नशिप, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की होती है, काम करते करते सीखते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, ऑडिट करते हैं, काम करते करते 3 साल की आप इंटर्नशिप करते हो सीए बनने के बाद, या फिर सीए के बीच में ही, बनने के बाद नहीं, सीए के बीच में ही। तो वो ट्रेनिंग में क्या होता है, ध्यान रखना, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स और कॉर्पोरेट सेक्टर, इनके बीच का कनेक्शन होता है। ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स और कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच का कनेक्शन होता है। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ICAI है, प्रोफेशनल मतलब PWC। ठीक है, तो PWC ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करो, आप PWC में जाके काम करते हो, ट्रेनिंग लेते हो, सीखते हो, दिस इज कॉल्ड इंटर्नशिप। और इंटर्नशिप में आपको पैसे, सैलरी नहीं मिलती, स्टाइपेंड मिलती है, जो बेसिकली सैलरी से काफी कम होती है, स्टाइपेंड। कीवर्ड्स क्या है, स्टूडेंट के लिए सुइटेबल है जो प्रोफेशनल कोर्सेज में जाते हैं। इन्वॉल्व कोऑपरेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ बिजनेस फर्म, ध्यान रखना ये कोऑपरेशन है बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस फर्म। ये कीवर्ड कई बार पूछा जाता है, पढ़ के देखना। इसका मेन पर्पज है प्रैक्टिकल नॉलेज देना थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ, उसको बोलते हैं इंटर्नशिप। तीसरा है इंडक्शन ट्रेनिंग, आप नए एम्प्लॉयज को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज से मिलवाते हो ना, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन ट्रेनिंग। इससे वो सेटल हो जाता है, क्विकली सेटल हो जाता है, उसको फीलिंग आती है हाँ यार मैं भी इस कंपनी का हिस्सा हूं। सो सुटेबल फॉर न्यू अपॉइंटमेंट्स, फैमिलराइजिंग करना रूल रेगुलेशन से, हेजिटेशंस को रिमूव करना नए एम्प्लॉयज के अंदर, और नए एम्प्लॉयज को कंपनी के स्ट्रक्चर से भी फैमिलियर कराना, कंपनी का कैसा स्ट्रक्चर है, क्या काम है। अलग अलग लोगों से मिलेगा तो लोग बताएंगे भाई कैसे सेटल होना है कंपनी में, क्या करना है क्या नहीं करना, तो आपको एक अच्छी वाइब आती है, आपके दोस्त बन जाते हैं और घुल मिल के आप सेटल होकर काम करते हो, नया नया फील नहीं आता। दिस इज कॉल्ड इंडक्शन ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, और ये सब काम करते करते सिखाया जाता है, इसीलिए इसे ऑन द जॉब कहते हैं। अगला है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इसके अंदर एक ही चीज है, वो है वेस्टिब्यूल स्कूल। ध्यान रखना, जब मशीन हाईली सोफेस्टिकेटेड बड़ी मशीनरी होती है तो एम्प्लॉयज को काम करते करते नहीं सिखाया जाता, पहले बाहर भेजते हैं उसको प्रॉपर डमी मॉडल तैयार किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, पूरी कंपनी का डमी मॉडल, डमी मशीनरी, उस मशीन पे सीखेगा, उसके बाद जाके आके असली मशीन बैठेगा। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, प्लेन उड़ाने के लिए सीधा सीधा आप असली प्लेन पे नहीं बैठाओगे, पहले नकली प्लेन पे बैठेगा, सीखेगा। बाइक साइकिल चलाने के लिए कर सकते हो ऐसा, लेकिन हेलीकॉप्टर चलाने के लिए भैया असली पे नहीं बिठाओगे, नकली पे बिठाओगे, सीख जाएगा तब असली पे आएगा। दिस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल स्कूल, यानी कि डमी मॉडल और डुप्लीकेट मॉडल पे सिखाया जाता है। सुटेबल फॉर डेलिकेट, एक्सपेंसिव और हाई टेक मशीनरी या सोफिस्टिकेटेड मशीनरी, उसके लिए ये सुटेबल होता है। सोफिस्टिकेटेड मशीनरी ये कीवर्ड है, आप ध्यान रखना। ओके, दिस इज कॉल्ड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का ये हो गया मेथड। एक ही मेथड इसके अंदर पढ़ना है, वेस्टिब्यूल स्कूल। तो फाइनली इतना बड़ा चैप्टर है, बट हमने अच्छे से वन शॉट में इन डेप्थ में डिटेल में कोशिश करी 45 मिनट्स में खत्म करने की। तो बताना कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो सीखना, दोस्तों को शेयर करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के वन शॉट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो।